सेकेंड ठीक हो गया मेरा तो वही अच्छा 9:27 म्यूट माइक्रोफोन करना है नहीं हो गया। पर अभी टाइम है। नमस्ते सभी को। कोई ये बता देगा आवाज़ ठीक से आ रही है या कुछ बदलने की ज़रूरत है इसमें। नमस्ते नमस्ते। ठीक है, आवाज़ ठीक है ना। हम 2-3 मिनट थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। हमने जल्दी ही लॉगिन कर लिया ताकि टेस्टिंग वेस्टिंग हो जाए। हाँ, आपको नमस्ते बोल रहे हैं। नमस्ते सभी को। बढ़िया, तो अच्छा अवसर है ये जो अध्ययन का क्रम चला है एक, है ना। तो दूरसंचार का जो सदुपयोग है प्रयोजनशीलता के अर्थ में वो हो पा रहा है। और सभी जो अ, हमारे वरिष्ठ हैं या सभी भाई बहन जो भी प्रस्तुतियाँ कर रहे हैं और जो भी प्रस्तुतियाँ सुन रहे हैं, उससे एक जो वातावरण बन रहा है उससे एक समझ में आ रहा है कि अगर मन का जो सदुपयोग है ना, जिसकी हम बात करें तन मन धन का सदुपयोग, अर्थ का सदुपयोग, उस अर्थ में ये सारी जो प्रक्रिया हो रही है ये एक उत्सव पूर्वक प्रक्रिया है, ऐसा समझ में आ रहा है ना। इसमें प्रस्तुतकर्ता का उत्साह और अ, जो भी लोग लाइव देखते हैं या उसके बाद में भी देखते हैं उनका उत्साह भी हरिहर, उनका उत्साह भी एक जिस जिस गति से बढ़ रहा है ये आगे जाके एक अच्छा डॉक्यूमेंट बन जाएगा ऐसा लगता है ना। और इसमें जितने भी लोग प्रयासशील है सभी का बहुत अ, धन्यवाद या कृतज्ञता अर्पित करते हैं। तो राकेश भैया, प्रियंका दीदी, अजय भैया, है ना, और बाकी जो भी प्रस्तुत करता है और जो भी इसको सुन रहे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस प्रयास को सार्थक बनाने के लिए जो भागीदारी है। हाँ, तो आगे जाके हमको यही समझ में आ रहा है कि ये मानव जाति के लिए एक अच्छा डॉक्यूमेंट उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करें। 9:30 हो गया है। 1-2 मिनट रुकना है तो रुक सकते या 1-2 मिनट थोड़ा रुक जाए, 9:32 पे शुरू कर लेते हैं, कुछ लोग आ जाए उसके पश्चात। मैं करता हूँ। हाँ, बस 1 मिनट में शुरू करते हैं। हाँ, थोड़ी भूमिका से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। हम थोड़ी भूमिका शुरू कर सकते हैं। तो अ, सबसे पहले तो हम दोनों का परिचय हम दे देते हैं जब तक आते हैं लोग। तो मेरा नाम जिगर है। नमस्कार सभी को। और मूलतः तो मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूँ, गुजरात से। और पढ़ाई के क्रम में इंजीनियरिंग किया है, उसके बाद मास्टर्स किया है हमने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके पश्चात हमने 4 वर्ष काम किया एक गुजरात में ही कंपनी, उसमें काम किया। और उसी क्रम में अ, कुछ प्रश्न थे और उसी प्रश्न के उत्तर पाने के लिए जब जीवन विद्या से परिचय हुआ और श्रद्धेय नागराज जी यानी बाबा जी से भी मिलना हुआ और इस दर्शन की जो गहराई है उसको जो भास के रूप में है उस तक मैं पहचाना और तभी से पूर्णकालिक रूप से इस दर्शन के अध्ययन में
अभ्यासरत है। और उसी क्रम में 2018 में अदिति हमारी पत्नी है, उनके साथ विवाह संपन्न हुआ। और तब से हम दोनों ही इसी मध्यस्थ दर्शन के अध्ययन अभ्यास के क्रम में प्रयासरत है। एक वर्ष हमने विवाह के पश्चात गुजरात में एक गांव में कुछ समय बिताया, 1 साल। उसके पश्चात अभी वर्तमान में हम अहमदाबाद से दूर एक गांव है, वहाँ पे व्यवहार अभ्यास, शास्त्राभ्यास और उसी के क्रम में जो उत्पादन है यानी प्रयोग है, उसमें छोटा सा एक प्रयोग कर रहे हैं तेल बनाने का। तो ये हमारी अभी तक की यात्रा है और अदिति का परिचय अदिति देगी। नमस्ते सभी को, मेरा नाम अदिति। मैं मूलतः पूना से रहने वाली हूँ और आगे का परिचय तो जिगर ने दे ही दिया था। तो हमारा भी जुड़ना दर्शन से मुझे लगता है कि एक पारिवारिक माहौल रहा और उसी से एक दर्शन से जुड़ने का अवसर मिला। कुछ खेती की शुरुआत की थी और उसी से हमको मध्यस्थ दर्शन के बारे में पता चला और मुझे लगता है कि उस परिचय के बाद ही तुरंत ऐसा लगा कि अभी अध्ययन के लिए इसमें जुड़ने की ज़रूरत है और उसी के अर्थ में फिर अध्ययन में और आगे पढ़ने में इसमें लगे रहे। तो अभी भी वही क्रम चल रहा है, ऐसा समझ में आता है। समझने वाला क्रम ही प्रधान लगता है अभी। तो इसी अर्थ में मैं तो इस प्रस्तुति को देखती हूँ कि जो हम थोड़ा बहुत जो हम समय लगा रहे हैं समझने के अर्थ में और उसको हम प्रस्तुत करते तो हमारा ही ध्यान जाता है कि और कितने मुद्दे हैं जिस पे और ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये हमारे लिए ही उपकारी है और ये मौका देने के लिए राकेश भैया और सभी को धन्यवाद देती हूँ। ठीक है, तो हम बात शुरू करते हैं। तो यह अभ्यास दर्शन पुस्तक अभी तक हमने 19 अध्यायों का अध्ययन किया है ना। और इन अध्ययन में हमने देखा कि कैसे अभ्यास दर्शन है वो पुस्तक का जो विवेचनाएं हैं या विश्लेषण है वो सभी प्रबोधक भाइयों बहनों द्वारा हुआ है ना। तो हम जो शुरुआत करना चाहते हैं, ये जो अध्याय है, अध्याय 20, केवल साधनों की प्रचुरता मानवीयता को स्थापित करने में समर्थ नहीं है। तो इसको शुरू करने से पहले 5-1 मिनट में थोड़ा उसको जोड़ देते हैं कि वो अभी तक की यात्रा कैसी रही है। उसका आशय यही है कि हम जहाँ से शुरू कर रहे हैं वो जैसे बाबा जी कह रहे हैं कि अस्तित्व सहअस्तित्व है, सब कुछ साथ साथ है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। तो हर चीज़ जुड़ी हुई है, इसीलिए जहाँ से शुरुआत किया जो आशय था, यहाँ से अगर यहाँ पहुँचते हैं तो फिर इसको समझने में एक सहायता होती है। इसी आशय से बात रख रहे हैं, तो मैं उतना प्रस्तुत कर देता हूँ। तो जो अभ्यास दर्शन का जो प्राककथन है उसी में एक बात आई थी और इन सब प्रस्तुति के क्रम में मेरा जो कुछ ध्यान गया है ना, और मुझे लगता है कि वो बाकी सबके लिए भी उपकारी और उपयोगी होगा, इसीलिए इस आशय से इसको रख रहा हूँ। तो अभ्यास दर्शन क्यों ना, ये सवाल मन में आता है। तो प्राककथन में इसको बहुत अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है कि अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन ज्ञान पूर्वक सभी आयाम, कोण, दिशा व परिप्रेक्ष्यों में समाधान और प्रमाण को प्रमाणित करने के लिए अभ्यास दर्शन की आवश्यकता को महसूस किया गया ना। ये जो वाक्य है ना, इसको अगर हम समझने जाते तो समझ में आता है कि अभ्यास जो है ये कोई व्यक्तिगत अभ्यास की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे ना, या कोई समुदायवादी अभ्यास की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो बाबा जी कह रहे हैं उसमें जो गहराई है वो बात ये कर रहे हैं कि सभी आयाम, कोण, परिप्रेक्ष्य और दिशा है ना, यानी कि व्यक्ति की 5 स्थितियाँ, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र, मानव की 5 स्थिति, मानव के 4 आयाम है ना, जिसको हम कह रहे हैं कि अनुभव, विचार, व्यवसाय, व्यवहार, और उसी के साथ जो दिशा है यानी जागृतिगामी दिशा है, इन सभी में समाधान, जो सर्वतोमुखी समाधान, इसी के अर्थ में अभ्यास है, अभ्युदयार्थ अभ्यास है ना। तो सभी कोण, आयाम, परिप्रेक्ष्य में समाधान को प्राप्त करने के लिए अभ्यास है और इसीलिए ये अभ्यास दर्शन पुस्तक का आवश्यकता को महसूस किया गया और इसको लिखा गया है। तो अब जिस आशय से लिखा गया, अगर उसी आशय से हम उसका अध्ययन करते हैं तो आशय सफल होता है ना। तो इसका अध्ययन जो है वो कोई, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा कि कोई ये व्यक्तिगत
मैं इसलिए व्यक्तिगत कह रहा हूँ कि कई बार हमको ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत अभ्यास की बात कर रहे हैं, है ना। पर जब हम सर्वशुभ या जिसको हम कह रहे हैं कि सर अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में अभ्यास है, तो उसमें व्यक्ति का भी अभ्यास समाया ही रहता है। तो इस दृष्टि से इसको पूरा जब हम अध्ययन करते हैं तब उसकी सार्थकता समझ में आती है ना। इसी को आगे बता रहे हैं कि अस्तित्व में जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान व मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान इस अभ्यास दर्शन के पहले मानव व्यवहार दर्शन में स्पष्ट किया जा चुका है। यानी तीनों ज्ञान की स्पष्टता पहले ही हो चुकी है ना। यही प्रसन्नता के लिए तथ्य रहा है कि हम रहस्य मुक्ति विधि से अभ्यास कर सकते हैं। जो मानव व्यवहार दर्शन में हमने 17वां चैप्टर पढ़ा था, रहस्य मुक्ति, है ना। तो ये यहाँ पे एक मदर्स दर्शन की जो एक बात है वो बता रहे हैं कि जो भी हम अभ्यास है ना, या जो भी हम अध्ययन है वो रहस्य मुक्त विधि से कर सकते हैं, है ना। उसमें कोई मिस्ट्री नहीं है, रहस्य नहीं है इसमें। तो ये प्रसन्नता का कारण रहा। हर विधा में अभ्यास संपन्न प्रमाणभूत होने के पहले से ही अध्ययन विधि से ऊपर कहे दर्शन के सर्वसुलभ होने की संभावना को और सर्वसुलभ होने की आवश्यकता को अनुभव करते हुए इस अभ्यास दर्शन को मानव के सम्मुख रखते हुए प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। यानी सर्वसुलभता के अर्थ में, सामान्यीकरण के अर्थ में सभी अनुभव कर सकते हैं, इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि हर मानव समझदार, समाधान व समृद्धि पूर्वक प्रमाणित होना चाहता है और परिवार और समग्र व्यवस्था होना चाहता है। इस उद्देश्य के लिए यह अभ्यास दर्शन प्रेरक होगा और फलतः उपकार होगा। इसी सुनिश्चितता के साथ धरती स्वर्ग हो, मानव देवता हो, मानव धर्म रूपी सुख समाधान सर्वसुलभ हो, नित्य शुभ हो। तो बस ये इतना ही मैं कहना चाहता था कि ये सर्वशुभ या सर्वसुलभता के अर्थ में अभ्यास दर्शन को प्रतिपादित किया गया है ना। अभी पहले में हमने अभ्यास दर्शन की बात में अभ्यास दर्शन के बारे में अध्याय में देखा, और उसी के साथ अभ्यास की अनिवार्यता और अभ्युदय की अनिवार्यता की बात आई, है ना। उसी में जो हमने तीसरा अध्याय देखा कि अभ्युदय की अनिवार्यता, उसमें पेज नंबर 14 पे एक पैराग्राफ है जो आगे के सारे अध्यायों को स्पष्ट करता है कि आगे के सारे अध्यायों की आवश्यकता क्यों निर्मित हुई। तो इसमें लिखा है कि आशा व प्रत्याशा में समाधान रूप में शुभ होना पाया जाता है। उसके अनुरूप कर्म और उपयोग में दक्षता व पात्रता का अभाव ही पराभव या असफलता का कारण। यही पुनः प्रयासोदय। तो अभी तक जो अमानवीयता में असफलता है उसकी बात कर रहे हैं। यह क्रम तब तक रहेगा जब तक स्वस्थ व्यवस्था एवं शिक्षा से मानव संपन्न न हो जाए। यानी शिक्षा और व्यवस्था जब तक मानवीयतापूर्ण नहीं होगी। ठीक है, माइक अभी ठीक है, दूर रखा, धन्यवाद। तो इसी अर्थ में समझ में आता है कि जो सफलता है ये तब तक भावी नहीं है जब तक शिक्षा और व्यवस्था मानवीयतापूर्ण न हो जाए। उन दोनों में अंतर विरोध जो है वही अराजकता है। अतः मानव द्वारा वाद त्रय को सफल बनाने के लिए स्पष्ट एवं पूर्णतया मानव की परिभाषा, अभी यहाँ जो बात हो रही है कि जो तीनों वाद है, समाधानात्मक भौतिकवाद, व्यवहारात्मक जनवाद एवं अनुभवात्मक आध्यात्मवाद, ये वाद त्रय को सफल बनाने के लिए स्पष्ट एवं पूर्णतया मानव की परिभाषा, मानवीयता की व्याख्या, सामाजिकता की अनिवार्यता, समाज की परिभाषा, समाज का आधार, समाज का लक्ष्य, समाज का आचरण, सामाजिकता का अध्ययन, समाज की अक्षुण्णता के लिए प्राकृतिक एवं वैयक्तिक ऐश्वर्य के सदुपयोग एवं सुरक्षा का अध्ययन पूर्वक व्यवहारान्वयन आवश्यक है। तो इस जो पूरे पैराग्राफ में इसमें जो पूरी बात है कि इन सभी को अध्ययन पूर्वक व्यवहार करने की आवश्यकता है ना। इसीलिए जो आगे के सारे अध्याय हमने पढ़े जिसमें हमने सामाजिक अनिवार्यता की, है ना, समाज की परिभाषा की, समाज का आधार, लक्ष्य, समाज का आचरण, सामाजिकता का अध्ययन, शिक्षा और व्यवस्था, उसके आगे फिर मानव की संस्कृति, है ना, उसके बाद अर्थ का सदुपयोग और संरक्षण पूर्वक कैसे सामाजिकता की स्थापना हो सकती है उसकी बात की। उसके साथ फिर सतर्कता, सजगतापूर्ण परंपरा में मानवीयता सच्चरिता था स्वभाव सिद्ध है उसकी बात हुई ना। फिर अभी तक की जो समस्याएं हैं यानी कि भ्रमित मानव में समुदाय की प्रथम अवस्था जो है भय प्रलोभन है, और फिर आगे उसी को विस्तार करते हुए उत्पादन आयाम में हमने जब बात किया तो लाभ उत्पादन नहीं है। अच्छा, हल्का सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, ठीक है। भ्रमित मानव की हमने ये बात किया, और उस अवस्था में जो उत्पादन है वो लाभ के संदर्भ में, इसलिए लाभ जो है वो उत्पादन नहीं है, उस अध्याय में आया
फिर लाभ और उत्पादन के साथ जो प्रक्रिया है आगे की, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो बौद्धिक समाधान जो बोल रहे हैं और भौतिक समृद्धि जो बोल रहे हैं, उसी के अर्थ में भौतिक समृद्धि भाग में उत्पादन के साथ एक और प्रक्रिया जुड़ी हुई है, विनिमय। तो इसीलिए बात आई कि विनिमय क्रिया जागृत मानव परंपरा में अनिवार्य प्रक्रिया है ना। तो वही लाभ का उन्मूलन हो सकता है विनिमय से। और उसके बाद फिर कल जो पूरी बात रखी राकेश मौर्य भैया ने, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से ये तीनों चैप्टर जो है पूर्व के 17, 18, 19, उसमें आज के परिप्रेक्ष्य में जो राज्य नीति और धर्म नीति है ना, जिसका मूल रूप तो अर्थ का सदुपयोग और सुरक्षात्मक कार्यक्रम है, वो ईश्वर तंत्र पर आधारित रही और वो कैसे रहस्यता से मुक्त नहीं हो पाई, इसकी अच्छी विवेचना कल उन्होंने रखी। उसके साथ भी ये भी रखा कि प्रत्येक मानव इकाई भ्रम भय रहस्य मुक्ति के लिए प्रयासरत है। ये हमको समझ में आता है। और ये तब तक रहेगा, कब तक रहेगा ये सारे प्रयास? तो ये सारे प्रयास तब तक रहेंगे जब तक आचरण पूर्णता ना हो जाए, है ना। और आचरण पूर्णता पर्यंत शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन का अभाव नहीं है। तो इतनी यात्रा हमने अभी तक की है ना। अब इसी को एक फाउंडेशन देखते हुए अभी तक जितनी यात्रा हुई है, बहुत सारी बातें पूर्व में आ चुकी है, बहुत सारी बातें वापस आएगी, है ना। ये हम अभ्यास दर्शन में देखते ही हैं। तो उसी को आगे के क्रम में बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जो आज का अध्याय है, अध्याय 20, तो उसको हम शुरू करते हैं, है ना। तो ये पूरी प्रस्तुति का आशय यही है अभी तक का जो हमने बात किया, कि पूरी बातें जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है और उसी तारतम्यता में या सामरस्यता में जब हम अध्ययन करते हैं तभी एक स्पष्टता बनने का क्रम शुरू होता है। तो संवाद में हम सुनते हैं, जब बाबा जी संवाद करते हैं तो उसमें एक बात बोलते हैं कि आगे पाठ पीछे सपाट। तो हम पीछे का भूलते जाते हैं। तो अगर वो एक हमारे स्मरण में या स्मृति में हो रहता है तो हम उसको जोड़ पाते हैं कि आगे जो बात कर रहे हैं वो कहाँ से आ रही। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। अध्याय 20। केवल साधनों की प्रचुरता मानवीयता को स्थापित करने में समर्थ नहीं है। इसमें जो बात बोल रहे हैं ना बाबा जी, कि केवल साधनों की प्रचुरता है, यानी अभी तक जो एक दृष्टि है जिसमें हम एक बात कह रहे हैं कि अगर साधनों की प्रचुरता यानी विपुलता हो जाए, साधन संपन्न हो जाए ना, तो ये जो तथ्य है वो मानवीयता को स्थापित करने में समर्थ नहीं है ना। तो ये बात हम कैसे देख पाते हैं कैसा है कि नहीं? जैसे आज भी हम देखते हैं कोई भी एक राष्ट्र है ना, जब हम कह रहे हैं कि राष्ट्र, तो कुल मिला के जैसे पूर्व के अध्यायों में आया है, मानो कि 5 स्थितियों की बात आई है, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र, है ना। तो उसमें भी मूल जो है वो व्यक्ति, परिवार और समाज ही है, और राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र है वो इसी के परिवर्तित रूप है, इन तीनों के, है ना। तो उसमें जो राष्ट्र को हम देखते हैं, तो अभी जो राष्ट्र का आकलन है वो कैसे हो रहा है? जैसे हम लोग कह रहे हैं कि विकसित देश है या अविकसित देश है ना, तो उसका हम आकलन ऐसे कर रहे हैं कि जिसमें सबसे ज़्यादा साधन का विपुलीकरण यानी उत्पादन हो रहा है, जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के रूप में देखते हैं। खड़खड़ की आवाज़ आ रही है, ठीक है, मैं थोड़ा दूर रखता हूँ माइक। तो ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसके आधार पर आकलन होता है कोई राष्ट्र की सफलता का, है ना। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये जो साधनों की विपुलता है उससे मानवीयता की स्थापना में समर्थ नहीं है। यदि हम आज के परिप्रेक्ष्य में जिन जिन राष्ट्र को या जिस समाज को देखते हैं जिसमें साधनों का प्रचुरीकरण है, तो उसके अंदर हमको ये समझ में आता है साधनों का विपुलीकरण या प्रचुरता के साथ उसमें मानवीयता की स्थापना अभी तक नहीं हो पाई। मानवीयता यानी जिसको हम कह रहे हैं कि मानवीय दृष्टि, है ना, यानी न्याय धर्म सत्य रूपी दृष्टि, या मानवीय विषय पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा, और मानवीय स्वभाव यानी धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, इन तीनों की स्थापना अभी तक नहीं हो पाई। तो इससे इतना तो समझ में आता है कि साधनों की प्रचुरता से मानवीयता की स्थापना संभव नहीं है ना। तो एक चीज़ ये हमको समझ में आती है जो आज के परिप्रेक्ष्य में भी हम समझ सकते हैं समीक्षापूर्वक। फिर कैसे आएगी और क्यों साधन से नहीं हो सकती, उसी का वो विश्लेषण कर रहे हैं। आगे के 5 जो उन्होंने मुद्दे दिए, उससे पूर्व में उन्होंने लिखा है कि समझदारी से समाधान एवं श्रम से समृद्धि है। काफ़ी स्पष्ट है। जो समझदारी है यानी कि ज्ञान का जो विवेक और विज्ञान वाला पक्ष है, ज्ञान संपन्न होके ना, उसका जो लक्ष्य और दिशा स्पष्ट हो जाना,
ना, वो समझदारी से ही हो पाएगा। और समाधान समझदारी से है, और जो समृद्धि है वो श्रम पूर्वक ही हो पाएगी, यानी जो वस्तुओं का उत्पादन है ना, उसके लिए श्रम अनिवार्य है। तो ये दोनों बात स्पष्ट कर रहे हैं। आगे लिख रहे हैं कि साधन, पहला मुद्दा, साधन ही सामाजिकता का एकमात्र आधार नहीं है। ये जो बात लिख रहे हैं कि साधन ही सिर्फ एक आधार नहीं है ना, यानी कि साधन के अतिरिक्त कोई एक वस्तु है जो सामाजिकता का आधार है, उसी को इस अध्याय में स्पष्ट किया है। स्थापित संबंध के रूप में या मूल्य के रूप में ही सामाजिकता का आधार हो सकता है, साधन नहीं हो सकता, है ना। दूसरी बात में लिख रहे हैं कि संपूर्ण साधन मानव की स्वेच्छा से, स्वेच्छा अनुरूप ही निर्मित होते हैं। तीसरी लिख रहे हैं संपूर्ण साधन मानव की स्वेच्छा से नियोजित और प्रायोजित होते हैं ना। ये दूसरी और तीसरी बात में जो बात स्पष्ट कर रहे हैं बाबा जी, इसमें ये बात बता रहे हैं कि जितने भी साधन है उसका निर्माता मानव ही है, और उसके पीछे मानव की जो इच्छा है उसी से वो निर्मित हो रहे हैं। और निर्मित होने के बाद जहाँ पे उसका उपयोग हो रहा है ना, या जहाँ पे उसका प्रयोजित या नियोजित हो रहे हैं, वो भी मानव की इच्छा से ही हो रहे हैं, है ना। तो मूल में इतना समझ में आ रहा है, साधन अपने आप में कोई उसका निर्णय नहीं होता कि उसका उपयोग कहाँ होगा, उसका निर्णय जो है वो मानव ही करता है, और मानव की इच्छा से ही वो निर्मित होते हैं, मानव की इच्छा से ही वो प्रयोजित होते हैं। और चौथी बात बोल रहे कि साधन मनुष्य को निर्मित नहीं करता, मानव जो है वो साधन को निर्मित करता है, न कि साधन मानव को निर्मित करते हैं, है ना। ये उसी तरह हो गया जैसे हम कह रहे हैं कि शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में मानव है ना, और शरीर को जीवन चलाता है ना, जीवन को शरीर नहीं चलाता है, ऐसी बात हो रही है ना। पांचवी बात बोल रहे हैं कि उत्पादन मानव का एक आयाम मात्र है, न कि मानव जीवन का समग्र, मानव जीवन समग्र। तो इसमें ये पूरी बात में ये बता रहे हैं कि उत्पादन जो है, जैसे हमने 4 आयाम की बात कही, आगे भी आई है कि अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय, यानी कि उत्पादन आयाम। तो ये जो उत्पादन आयाम है ये मात्र एक आयाम है, वो मानव जीवन का समग्र नहीं है। इसीलिए उत्पादन आधारित शिक्षा या उत्पादन आधारित जो व्यवस्था है वो मानवीयता को स्थापित करने में सफल या समर्थ नहीं है। इन पूरी जो बात है उसका आधार इतना ही है ना। तो इसमें ये बात समझ में आती है। दूसरा मेरा जो ध्यान गया इन सब मुद्दों में ना, अभी मैं जो भी बात रख रहा हूँ मैं उसको स्पष्ट कर दूँ कि एक विद्यार्थी के रूप में ही रख रहा हूँ, है ना। और अध्ययन क्रम में जो अनुमान हुआ है हमारा, है ना, जो अनुमान का क्रम भी हमको समझ में आता है कि वो भास, आभास, प्रतीति, अनुभूति के क्रम में है, और जैसे ही अनुमान परिपुष्ट होता है उसी को प्रतीति कहा है ना। तो इसी क्रम में हमारा अनुमान भी बनता है कुछ कुछ चीज़ों को विश्लेषण करने से। तो मैं अपनी प्रस्तुति जो रख रहा हूँ वो, या हम दोनों जो प्रस्तुति रख रहे हैं अनुमान के आधार पर ही रख रहे हैं, है ना। तो ये पांचों जो वस्तुएं हैं उसको समझ के जो अनुमान बन रहा है वो यही है कि इसमें मूल बात इतना ही बोल रहे हैं कि बाबा जी कोई भी वस्तु का अधिमूल्यन अवमूल्यन करते हुए नहीं कर रहे हैं। पूरे दर्शन में कहीं पे भी उसका जो मूल्यांकन है, वो जो चीज़ जैसी है वैसे ही बात कर रहे हैं। जैसे उन्होंने ये बात लिखी कि साधन ही सामाजिकता का एकमात्र आधार नहीं है ना। तो इसमें ये जो बोल रहे हैं कि साधन सामाजिकता एकमात्र आधार नहीं, मतलब सामाजिकता का आधार कुछ और है, पर साधन जो है उसको उन्होंने नगण्य भी नहीं कहा, उसको नकारा भी नहीं। ऐसे ही पांचवें मुद्दे में उन्होंने कहा उत्पादन मानव का एक आयाम मात्र है, यानी वो एक आयाम तो है, यानी उत्पादन को नकारा नहीं है ना, वो एक आयाम है, पर वो मानव जीवन का समग्र नहीं है, उसके अलावा भी 3 आयाम है ना। और उन आयामों की उन्होंने क्रमशः प्राथमिकता भी स्पष्ट की है। तो ये दर्शन पूरा जो है उसमें इतनी ही बात आ रही, जो चीज़ जैसा है और जिसका जितना मूल्यांकन है ना, उसको अगर समझते हैं तो हम वैसे ही निर्वाह कर पाते हैं। तो ये बात मुझे स्पष्ट हुई इतने मुद्दों में। आगे का जो बात है वो अदिति जी रखेगी। तो तो जैसे मतलब अभी तक बात हुई और जो जिगर जी ने अभी तक रखा उसमें ये तो समझ में आता ही है कि साधन जो है वो कोई मानवीयता का आधार नहीं हो सकते, है ना। साधनों की प्रचुरता, यानी साधन अधिक होने से मानवीयता स्थापित नहीं होगी, इसको हम सभी लोगों ने अच्छे से देख ही लिया है, ऐसा मुझे लगता है अभी तक के परंपरा के रूप में अगर हम देखते हैं तो। आगे बता रहे हैं बाबा जी, समाधानात्मक भौतिकवाद, व्यवहारात्मक जनवाद, अनुभवात्मक आध्यात्मवाद का संयुक्त रूप ही सह अस्तित्व एवं सह अस्तित्ववाद है।
तो ये जो तीनों वाद है जिसके बारे में बार बार अभ्यास दर्शन में आया है पहले से ही, और ये समझ में आता है उसमें कि ये तीनों वाद की चरितार्थता होना यही अभ्यास है। तो यही सह अस्तित्ववाद है ना, ये जो संयुक्त रूप है उसका यही सह अस्तित्व और सह अस्तित्ववाद है। यही प्रत्येक स्थिति एवं प्रत्येक आचरण को अति संतृप्ति प्रदान करने के लिए सूत्र व्याख्या है। तो ये जो इसी से मतलब ये जो सह अस्तित्ववाद है, इसी से प्रत्येक आचरण और प्रत्येक स्थिति को अति संतृप्ति मतलब ये पूरा होने के लिए ही ये पूरा प्रदान करने का आधार यही है कि ये तीनों वाद हम समझ पाए और इसको चरितार्थ कर पाए जीने के अर्थ में। अभी आगे जो बात आ रही है उसमें ये समझ में आता है कि ये जो तीनों वाद है उसमें से व्यवहारात्मक जनवाद किस आधार पे बाबा जी ने उसको प्रस्तुत किया है या उसमें क्या हम मुद्दे को ध्यान रखेंगे। तो आगे बता रहे कि व्यवहारात्मक जनवाद के आधार पर व्यवहार निर्वाह अर्थात स्थापित मूल्यों का निर्वाह शिष्ट मूल्यों सहित प्रत्यक्ष होता है। व्यवहारात्मक जनवाद के आधार पर व्यवहार निर्वाह अर्थात स्थापित मूल्यों का निर्वाह शिष्ट मूल्यों सहित प्रत्यक्ष होता है। तो मुद्दा ये है कि मतलब जो हमने मूल्यों के बारे में अभी तक सुना ही है कि मानव मूल्य है, जीवन मूल्य है, स्थापित मूल्य है, शिष्ट मूल्य है। तो जो स्थापित मूल्य है उनका जो निर्वाह है वो शिष्टता पूर्वक होता है। तो प्रत्यक्षता में या व्यवहार में हम शिष्ट मूल्यों को देख पाते हैं और स्थापित मूल्य जो है उनका अनुभव होता है, जो आगे के इसमें बता ही रहे हैं कि जीवन मूल्य, मानव मूल्य, स्थापित मूल्य का अनुभव व मूल्यांकन होता है और शिष्ट मूल्य का आचरण होता है। तो इन तीनों के अनुभव के आधार पर अर्थात जीवन मूल्य, मानव मूल्य और स्थापित मूल्य के अनुभव के आधार पर ही शिष्ट मूल्यों का आचरण हो पाता है, या शिष्ट मूल्यों का आचरण करते हैं तो इन मूल्यों की अनुभूति होती है। इस तरीके से हम देख पाते हैं। तो स्थापित मूल्य जो है वो जैसे विश्वास, सम्मान, स्नेह, ये सब अनुभव के मुद्दे हैं। इसी का मूल्यांकन होता है। जो न्याय में हम बोलते हैं कि संबंधों की पहचान, मूल्यों का निर्वाह, मूल्यांकन और उभय तृप्ति। तो मूल्यांकन में हम स्थापित मूल्यों का मूल्यांकन हो पाता है। शिष्ट मूल्यों द्वारा मूल्यों का आचरण हुआ या नहीं हुआ उसका मूल्यांकन हो पाता है। उत्पादित वस्तु का उत्पादन, उपयोग एवं वितरण होता है। तो इसके अलावा मतलब जीवन मूल्य, मानव मूल्य, स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य के अलावा वस्तु मूल्य जो है, तो उसका जो है उत्पादित वस्तु जो है उसको कह रहे हैं कि उसका उत्पादन होता है, उपयोग होता है और वितरण होता है। ये जो उत्पादन है या इसका वितरण है, ये भी हम देखेंगे कि ये भी संबंधों के अर्थ में ही होता है। एक तरीके से देखेंगे तो शिष्ट मूल्यों के आधार पे जो वस्तु और सेवा का अर्पण समर्पण है, उसी के अर्थ में उत्पादित वस्तु का उत्पादन भी होता है, उपयोग भी होता है और वितरण भी होता है। तो ये अभी जैसे शुरुआत में हमने कहा कि साधनों की प्रचुरता जो है, तो साधन जो है वो उत्पादित वस्तु ही है। ये जो उत्पादित वस्तु है वो सामाजिकता में अर्थात स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य में कैसे समर्पित हो जाए, है ना, ये एक बात इसमें बता रहे हैं। इसी से ये मानवीयता का एक मतलब पहचान हमको समझ में आता है कि साधन जो है वो संबंधों के अर्थ में उसका उपयोग हो जाए। आगे, बौद्धिक समाधान ही समाधानात्मक भौतिकवाद का आधार है। यही आधार स्वयं स्पष्ट करता है कि मानव के लिए समाधान एक प्रधान आयाम में से के लिए कांक्षित उपलब्धि है। तो अभी बता रहे कि जैसे जनवाद के बारे में बात की, तो समाधानात्मक भौतिकवाद यानी जो भौतिकवाद है उसका आधार क्या है, तो बौद्धिक समाधान है। और बौद्धिक समाधान जो है ये एक प्रधान आयाम है। मतलब हम सभी लोग
अभी जो अध्ययन के अर्थ में भी कर रहे हैं, हम प्रयास यही कर रहे हैं कि हम बौद्धिक समाधान तक पहुंच जाए, और ये हमारी उपलब्ध कांक्षित क्या हमारी आकांक्षा है कि हम इसको उपलब्ध कर पाए। और ये प्रधान आयाम इसलिए समझ में आता है क्योंकि ये विचार में समाधान होने से वही व्यवहार और कार्य में जो है प्रकट होता है या उसका प्रमाणित हो सकता है। तो आगे बता रहे हैं, चारों आयामों की प्राथमिकता क्रमशः अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय है। अनुभव मूलक पद्धति से विचारों में समाधान, विचारानुरूप व्यवहार पद्धति से सह अस्तित्व एवं न्याय, नियम नियंत्रण संतुलन मूलक उत्पादन से समाधान समृद्धि दृष्टव्य है। तो इसमें अभी मतलब ये बता रहे कि ये जो चारों आयाम है मानव के जीने के अर्थ में, उसमें हम बोलते ही है, ये हमको याद होगा कि अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय, ये 4 आयाम है हर मानव के जीने के लिए। और उसमें हमको ये समझ में आता है कि अनुभव मतलब अनुभव होने से, अनुभव क्यों प्रथम या प्राथमिकता है उसमें, उसकी प्राथमिकता में प्रथम आयाम जो है अनुभव है, क्योंकि अनुभव होने के बाद ही या अनुभव मूलक पद्धति से विचारों में समाधान स्थापित हो पाता है। और ये विचारों में जो समाधान है वही फिर व्यवहार में न्याय के रूप में और सहअस्तित्व के रूप में प्रमाणित होता है, जो हम आगे देख रहे थे कि स्थापित मूल्य का अनुभव होने से शिष्ट मूल्यों का आचरण होता है। तो और फिर आगे जब ये अनुभव ही उत्पादन में हम उसको समझते हैं, तो नियम नियंत्रण संतुलन पूर्वक हम जो उत्पादन करते हैं, है ना, उससे समाधान और समृद्धि प्रमाणित होती है। तो एक तरीके से अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय में हम ऐसे देखते हैं कि अनुभव ही अलग अलग आयामों में प्रकट हो रहा है या प्रमाणित हो रहा है, और विचार में समाधान के रूप में प्रमाणित हो रहा है, व्यवहार में न्याय के रूप में प्रमाणित हो रहा है, और उत्पादन में समाधान, समृद्धि या नियम नियंत्रण संतुलन के रूप में प्रमाणित हो रहा है। बढ़िया। तो इन दोनों जो पैराग्राफ है उसमें पूरा वाद त्रय को विश्लेषित किया है, और उसी का विश्लेषण बहुत अच्छे से रखा अदिति ने। तो आगे की जो बात है, प्रत्येक मानव संपूर्ण मूल्यों को शिष्ट मूल्य सहित निर्वाह करने के पक्ष में है। संबंधों का निर्वाह न होना ही अव्यावहारिकता अर्थात अमानवीय व्यवहार, उद्दंडता, अराजकता एवं अस्थिरता है। तो ये दोनों जो बात है उसमें इतना ही बता है कि प्रत्येक मानव में निहित जो मूल्य है ना, शिष्ट मूल्य सहित, उसके निर्वाह करने के पक्ष में ही है। ये हमको द्रष्टव्य है ही, हर मानव जो है मूल्यों का निर्वाह करना ही चाहता है ना, पर उसमें निर्वाह न हो पाना, यही अव्यावहारिकता है, अराजकता है, उद्दंडता है या अस्थिरता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मानव संबंध विहीनता में से के लिए स्वीकार नहीं है। यानी मानव जो है उसको संबंध विहीन, यानी संबंध विहीन मानव की कल्पना भी नहीं हो सकती ना। मानव संबंध विहीन हो, ये कल्पना भी होना बहुत अजीब लगता है। तो मानव जो है वो संबंध विहीनता में से के लिए स्वीकार नहीं है, संबंध पूर्वक ही स्वीकार। यही सत्यता व्यवहारात्मक जनवाद को उद्घाटित करने का प्रधान कारण है। यहाँ पे यही बता रहे कि व्यवहारात्मक जनवाद की आवश्यकता क्यों हुई है, उसको उद्घाटित करने का कारण क्या है। तो उसका कारण यही है कि मानव संबंध में ही है ना, जन्म से ही मानव संबंध पूर्वक ही है ना, और उस संबंध में व्यवहार भी एक आयाम है ना। जैसे हमने ऊपर देखा चारों आयामों की बात आई, तो उसमें से एक आयाम व्यवहार आयाम भी है, और उस व्यवहार आयाम में संबंध का निर्वाह होने से ही उसकी सफलता है। तो वो सफल नहीं हो पा रहा, उसके कारण ही अमानवीय व्यवहार हो रहा है, उद्दंडता हो रही, अराजकता हो रही और अस्थिरता हो रही, और ये व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र पांचों स्थितियों में द्रष्टव्य है। तो इसका निराकरण के लिए ही व्यवहारात्मक जनवाद प्रस्तावित है या उसको उद्घाटित किया गया है। आगे, स्वयं के समर्पण का तात्पर्य ही है निर्वाह करना। ये बहुत ही क्रूशियल व्याख्या है या परिभाषा है। स्वयं के समर्पण का तात्पर्य ही है निर्वाह करना, जिसको हम समर्पण कह रहे हैं ना, या स्वयं का समर्पण जो है
उसका अर्थ इतना ही है कि निर्वाह कर पाना। आगे उसको बताया कि जितने भी परिप्रेक्ष्यों में निर्वाह क्षमता प्रकट हुई है, ये सब समर्पण से प्राप्त गुणात्मक परिवर्तन के रूप में स्पष्ट है। यानी हम व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय, इन पांचों परिप्रेक्ष्यों की बात कर रहे हैं, तो उसमें जितनी निर्वाह क्षमता अभी तक प्रकट हुई है उतना ही निर्वाह हो पा रहा है। और उसके पीछे अगर मूल कारण देखें तो समर्पण ही है। जो जहाँ समर्पित होता है वहाँ निर्वाह करता है ना। तो उसका भी विश्लेषण ये बताया कि समर्पण में पूर्ण स्वीकृति होती है। समर्पण का अर्थ ही है पूर्ण स्वीकृति, है ना। और जो जिसे स्वीकार नहीं करता है उनमें परस्पर समर्पित होना संभव नहीं है। जो जिसको स्वीकारता है उसको वह आत्मसात कर लेता है या आत्मसात होता है, जो स्पष्ट है। तो ये पूरी बात यहाँ पे ये जो रखने का समर्पण और ये जो स्वीकार्य है, इसको रखने का आशय इतना ही है कि यदि मानव संबंध विहीन इकाई नहीं है और मानव का जो संबंध है वो हर स्थिति में, यानी व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र, है ना, हर स्थिति में संबंध है, विश्व परिवार तक संबंध है ना। तो ये संबंध को मानव समझ पाता है, तभी उसमें समर्पित हो पाता है। और ये जो समझ पाना है या उसको स्वीकार करना है, उसके लिए व्यवहारात्मक जनवाद में विस्तृत रूप में उसका विश्लेषण किया गया है। वाद का अर्थ ही है विवेचना और विश्लेषण पूर्वक तथ्यों को प्रस्तुत करना। तो व्यवहारात्मक जनवाद में इसको विश्लेषण पूर्वक प्रस्तुत किया गया है ना। तो उसमें इतना ही है कि ये अखंड समाज या अखंडता है, उसकी सूत्र व्याख्या जो है वो विचार में स्पष्ट हो जाना। यानी मानव जो है वो अ, अकेले में कोई इकाई नहीं है या अकेले मानव का कोई कार्यक्रम नहीं है, ये स्पष्ट हो जाना। ये समग्रता जो है यानी कि सहअस्तित्व जो है, अखंडता जो है, इसको स्पष्ट हो जाना, यही उसका आशय या उद्देश्य है। तो ये बात यहाँ पे स्पष्ट की। आगे उसी को फिर विस्तार में पूरे अध्याय में समझाया कि संबंध क्या है, कितने प्रकार से संबंध है, और संबंध और समाज का क्या अंतर संबंध है। क्योंकि हम मानवीयता को स्थापित करने की बात करें, मानवीयता ही सामाजिकता है ना। और सामाजिकता में संबंध एक अनिवार्य स्थिति है, या संबंध पूर्वक ही सामाजिकता सफल होती है। तो उसी की फिर पूरे अध्याय में आगे बात की है। आगे पेज नंबर 76, जन्म से ही मानव में संबंध का होना पाया जाता है। तो जो आगे पीछे हमने बात की, एक संबंध विहीन इकाई नहीं है, तो यहाँ बता रहे हैं कि जन्म से ही मानव में संबंध का होना पाया जाए। कोई भी संतान जो है वो माता पिता से ही जन्म लेता है ना, तो संबंध विहीन है ही नहीं। उसी की बात बता रहे हैं। संबंध विहीन जन्म जीवन परंपरा नहीं, स्पष्ट है ये तो। शरीर सहित जीवन संबंध में इसे स्पष्ट करना होना ही अध्ययन है। तो अध्ययन की अभी तक हमने बहुत सारी परिभाषाएं देखी है ना। तो उसमें से एक अभी ये बात अध्ययन का जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये भी बता रहे हैं कि शरीर सहित जीवन संबंध में इसे स्पष्ट करना होना, यही अध्ययन है। ये बात उन्होंने स्पष्ट की। अध्ययन किस लिए है, तो शरीर सहित जो जीवन संबंध है उसको स्पष्ट करने के लिए ही है। आगे, मानव के जन्म जीवन काल में ही समाज एवं सामाजिकता के अध्ययन की अनिवार्यता है। और फिर आगे वो बता रहे हैं कि सामाजिकता और समाज जो है ना, क्योंकि हम जीवन काल में बहुत सारा जैसे हम कहेंगे हर स्तर पे संबंध है ना। वो आगे समझा है कि हर स्तर पे जन्म से ही मृत्यु तक कैसे संबंध शामिल है ना। और वो संबंध है वो सामाजिकता के अर्थ में। जैसे हम सामाजिकता कह रहे हैं तो उसमें एक बात ये आती है कि जो परिवार से व्यक्ति, परिवार, समाज, यानी परिवार आयाम से, परिवार की स्थिति से आगे जो परिवारों का समूह है उसको हम समाज कह रहे हैं, है ना। तो कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो कोई एक परिवार में जन्म लेता है, पर क्या परिवार में ही सारे संबंध पूरे हो जाते हैं? ये प्रश्न पूछे समझ में आता है, नहीं। उसको शिक्षा के लिए, उत्पादन के लिए, विनिमय के लिए अन्य परिवारों से व्यवहार करना अनिवार्य है ना। तो ये हमको समझ में आता है कि जन्म से लेके जीवन काल पर्यंत सामाजिकता की अनिवार्यता है। अगर सामाजिकता की अनिवार्यता है तो उसको उसके अध्ययन की भी अनिवार्यता है, क्योंकि हमको निर्वाह करना है उसके साथ। तो इसीलिए वो जुड़ा है कि सामाजिकता की अनिवार्य है, सामाजिकता के अध्ययन की अनिवार्यता है। यही अनिवार्यता संबंधों के निर्वाह के लिए प्रेरणा है। ये अनिवार्य है, इसीलिए संबंधों में निर्वाह करने के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। और यह कहाँ से आरंभ होता है, तो ये जन्म से ही आरंभ होता है। फिर उसको ही बताया, जैसे एक प्रत्येक माता पिता अपनी संतानों का पोषण करते हैं, करना चाहते हैं। तो ये समझ में आता है कि जो भी माता पिता है ना, या जैसे संतान का जन्म हुआ तो उनका पोषण करते हैं या करना चाहते ही हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जो हमने ऊपर बात की ना, कि निर्वाह के लिए प्रेरणा है ना। फिर वही जो बच्चा है वो बड़ा होता है,
फिर आगे वो जब उसका क्रम देखते हैं तो दूसरी बात बताई कि प्रत्येक शिक्षार्थी शिक्षा पाना चाहता है। जब बच्चा बड़ा होता है वो शिक्षा भी पाना चाहता है, तो वो परिवार में होगी या परिवार के बाहर होगी ना। तो यहाँ पे भी समाज या सामाजिकता की अनिवार्यता हो गई। फिर आगे जाके वो अगर शिक्षक या मान लो वो कुछ समझता है या सीखता है तो या फिर कुछ करता है, तो ये तीनों को वो किसी को देना चाहता है, किए हुए को कराना, सीखे हुए को सिखाना या समझे हुए को समझाना। तो उसी अर्थ में प्रत्येक शिक्षक शिक्षा प्रदान करना चाहता है ना। और दूसरे अर्थ में देखें तो वो बालक जब पढ़ रहा है तभी भी कोई शिक्षक उसको शिक्षा प्रदान करना चाहता है, तभी तो ये संबंध सफल हो पाएगा। यदि बालक शिक्षा लेना चाहता है और जो शिक्षक है वो शिक्षा देना ही नहीं चाहता, तो संबंध की सफलता नहीं है। इसीलिए वहाँ संबंध का निर्वाह के अर्थ में जो अपेक्षा है वो दोनों तरफ से है। आगे चौथा, प्रत्येक व्यक्ति न्याय पाना चाहता है और सही कार्य व्यवहार करना चाहता है ना। तो जब न्याय पाना चाहता है और सही कार्य व्यवहार करना चाहता है तो उसमें भी परस्परता की आवश्यकता है ना। इसीलिए सामाजिकता की अनिवार्यता है। आगे 5, प्रत्येक व्यक्ति परस्परता में कर्तव्य एवं दायित्व निर्वाह की अपेक्षा करता है और स्वीकारता है। जब भी हम संबंध में परस्परता में होते हैं तो कोई निश्चित कर्तव्य या दायित्व से ही जुड़े हुए थे, है ना। तो ये दायित्व और कर्तव्य है उसकी निर्वाह की अपेक्षा स्वयं से भी करता है और जिसकी परस्परता में उससे भी करता ही है ना। और जो स्वयं के साथ कर्तव्य और दायित्व का निर्वाह है दूसरों के साथ, उसको स्वीकारता भी है। 6, प्रत्येक व्यक्ति भौतिक समृद्धि और बौद्धिक समाधान चाहता है। जो मानव की मूलभूत आवश्यकता या हमको जिसने परिवार लक्ष्य के रूप में समझा है, समाधान समृद्धि के रूप में, ये प्रत्येक व्यक्ति चाहता है ना। और इसके लिए भी सामाजिकता की अनिवार्यता है। तो ये पूरे सारे जो 6 बिंदु हैं उसमें इतना ही स्पष्ट किया है कि सामाजिकता की अनिवार्यता हर मनुष्य को जन्म से ही है ना। और जन्म से ही संबंध विहीन कोई भी मानव नहीं है और जीवन काल पर्यंत संबंधों की आवश्यकता है, संबंधों की अनिवार्यता है। और संबंधों की अनिवार्यता के साथ साथ समाज या सामाजिकता की भी अनिवार्यता है। इसीलिए सामाजिकता का अध्ययन अनिवार्य है ना। उससे छोड़ के कोई व्यक्तिवादी बात यहाँ पे नहीं कह रहे। मानव समाज का एक अभिन्न है, अंग है, अविभाज्य है, इसीलिए सामाजिकता की अनिवार्यता स्थापित होती है। तो इसको यहाँ पे स्पष्ट किया है। आगे का आदित्य। आगे लिखा है, इसीलिए प्रत्येक स्थापित संबंधों में निहित संपूर्ण मूल्यों का निर्वाह ही सामाजिकता का प्रत्यक्ष रूप है। तो अभी तक जो बात हुई है, जैसे जिगर जी ने अभी रखा कि संबंध विहीन जन्म या संबंध विहीन मानव ही नहीं है, तो उसको ही आगे बता रहे कि ये जो संबंध है जो स्थापित है ना, वो है ही संबंध, उनमें संपूर्ण मूल्यों का निर्वाह करना ही सामाजिकता का प्रत्यक्ष रूप है। तो अभी सामाजिकता क्या है इसको बता रहे हैं, है ना। जैसे सामाजिकता की आवश्यकता क्या है या संबंध है ही, इसको स्थापित कर लिया, तो फिर संबंध में हम क्या करेंगे। हम सभी लोग संबंधों में निहित जो संपूर्ण मूल्य है उसी का निर्वाह करना, वही सामाजिकता का प्रत्यक्ष रूप है। इसलिए जो हमने शुरुआत में बात हुई थी कि केवल साधनों की प्रचुरता मानवीयता को स्थापित करने में समर्थ नहीं है, तो स्थापित संबंधों में निहित संपूर्ण मूल्यों का निर्वाह करना वही सामाजिकता का प्रत्यक्ष रूप है। इसी से मानवीयता स्थापित हो सकती है। यही निर्विषमता सह अस्तित्व का भी प्रत्यक्ष रूप है। तो निर्विषमता यानी निर्विषमता की परिभाषा है जिस परस्परता में ह्रास के लिए कोई संभावना न हो। ठीक है, तो ये जो सहअस्तित्व है, मतलब ये संबंधों में जो निर्वाह है, ये सहअस्तित्व, ये निर्विषमता इससे स्थापित होती है। मतलब ह्रास, इसमें किसी भी संबंध में एक दूसरे के ह्रास नहीं होता है ना, या विकास की ओर ही संबंध है, यही निर्विषमता है। इसमें संदिग्धता या विषमता ही, अर्थात स्थापित मूल्यों का निर्वाह होने में जो असमर्थता है, अन्याय एवं भय के रूप में भासित होता है। तो ये अभी हम समझ पाते हैं कि अभी की स्थिति में जो हम संबंधों में देख पाते हैं कि संदिग्धता है या विषमता है, मतलब ह्रास की ओर जो हम एक दूसरे के साथ
जीने में जो ह्रास पक्ष है ना, तो वो हमारी असमर्थता ही है। किसकी असमर्थता है? तो स्थापित मूल्यों का निर्वाह होने में असमर्थता है। वो वही इसी को हम अन्याय और भय के रूप में समझते हैं, है ना। तो या तो वो अन्याय है या भय है, और ये हम देख पाते हैं कि अभी संबंधों में हम न्याय भी नहीं कर पा रहे और भय से भी ग्रसित है। इसीलिए हम समाज में या सामाजिकता में संबंधों को उस तरीके से पहचान नहीं पा रहे हैं या उसका निर्वाह नहीं कर पा रहे। फलतः उनके निराकरण के लिए प्रयास होते हैं। इसी प्रयास क्रम में मानव मानवीयता को स्वीकारने के लिए उत्सुक हो जाता है। तो अभी बाबा जी जो बात रख रहे हैं कि मानव मानवीयता को क्यों मतलब स्वीकारने के लिए उत्सुक होता है, क्योंकि ये जो अन्याय और भय है यही पीड़ा का कारण है, और इस पीड़ा से या इससे इस समस्या से निराकरण पाने के लिए हर मानव प्रयासरत है। तो इस प्रयास के क्रम में ही मानव जो है मानवीयता को स्वीकारता है, और मानवीयता स्वीकार होने से ही प्रत्येक स्थापित संबंधों में निहित संपूर्ण मूल्यों का निर्वाह हो पाता है। वही सामाजिकता है। इसीलिए मानवीयता से सामाजिकता की स्थापना हो पाती है। आगे बता रहे हैं कि समाज संरचना शुद्धतः मानव की परस्परता में स्थापित संबंध ही है। तो समाज संरचना क्या है? वही है कि मानव की परस्परता में जो स्थापित संबंध है वही समाज संरचना है। तो हम ये देख पाते हैं कि ये जो समाज मतलब ये जो संबंधों का पूरा फैलाव है उसी को हम समाज के रूप में पहचानते हैं। वही समाज की संरचना है। यही समाज की आद्यांत संरचना है। संबंधों की अक्षुण्णता उसमें स्थापित मूल्यों का निर्वाह ही है। तो आगे बता रहे हैं कि जो संबंधों की अक्षुण्णता है या निरंतरता है ना, तो वो स्थापित मूल्यों का निर्वाह ही है। और इसको हमने पहले अध्याय में पढ़ा है कि बाबा जी ने ये लिखा है कि ये संबंध जो है वो शरीर के वियोग से भी उसका वियोग नहीं है ना। शरीर के वियोग से या दूरी से संबंधों में कोई वियोग नहीं है। स्थापित मूल्यों का निर्वाह तभी भी होता है जो शरीर काल में नहीं होने से भी। तो जीवन के अर्थ में संबंध जो है वो स्थापित है, निरंतर है, अक्षुण्ण है। इसको बहुत अच्छे से पहले हमने पढ़ा था। तो यही मानव जीवन की गरिमा है, और ये जो हम संबंधों की अक्षुण्णता को निर्वाह कर पाते हैं यही मानव की गरिमा है। स्थापित मूल्य अनुभूति है। फिर से ये बात आई है जो हमने पढ़ी थी कि स्थापित मूल्य अनुभव मतलब अनुभूति होती है उसकी। मानव जीवन अनुभव क्षमता संपन्न है। यही क्षमता मूल्यों का अनुभव करने के लिए प्रवृत्त है। अभी हर मानव, इसको बाबा जी ने मानव जीवन कहने से हर मानव अनुभव क्षमता के साथ ही है, और इसीलिए हर मानव जो है मूल्यों का अनुभव करने के लिए प्रवृत्त है ही, क्योंकि उसमें वो क्षमता जो है निहित है। और इसी के अर्थ में हम ये समझ पाते हैं कि मानव जो है जैसे ये बात आई थी कि ये जो प्रयास है ये निरंतर मानव में दिखता है कि मानवीयता को स्वीकार कर पाए, और वो तभी हो पाता है जब ये जो मानव जीवन की अनुभव क्षमता है वो पूरी हो जाए या उसमें अनुभव हो जाए। आगे जिगर। बढ़िया। तो संबंध की बात हुई और फिर उसमें आगे ये भी बात हुई कि जो समाज संरचना का आधार है वो साधनों की प्रचुरता नहीं परंतु स्थापित संबंध ही है ना। इसको स्पष्ट किया। आगे समाज संरचना का आधार मानव मूल्य एवं स्थापित मूल्य ही है। तो जो पहले बात आई कि समाज संरचना का आधार जो है वो स्थापित संबंध है, उसी में भी स्थापित संबंध में भी जब देखने जाएंगे तो मूल्य जो है यानी स्थापित मूल्य और मानव मूल्य, अर्थात मानव मूल्य यानी धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, और स्थापित मूल्य जिसको हमने कहा विश्वास, सम्मान, स्नेह, है ना, कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा, ममता, वात्सल्य, इसके रूप में जो हमने 9 स्थापित मूल्य के रूप में जो देखा है, और मानव मूल्य।
यही समाज संरचना का आधार है ना। उसको पूर्व के अध्याय में भी स्पष्ट किया जा चुका है क्यों वो आधार है, क्योंकि उसी में स्थिरता है। समाज संरचना का आधार जो है वो स्थापित मूल्य और मानव मूल्य, क्योंकि ये स्थिर है, ये परिवर्तनीय नहीं है ना। हमने पूर्व के अध्याय में एक बात आई थी कि 30 जो मूल्य है उसमें से 9 स्थापित मूल्य और 9 स्थापित मूल्य, 6 मानव मूल्य और 4 जीवन मूल्य, ये मिला के ये जो 19 मूल्य है ये स्थिर है। ये देश कालाबाद है, यानी देश काल की परिस्थिति में उनमें परिवर्तन नहीं है ना। उसको हम बहुत सामान्य रूप में भी समझ सकते हैं। जैसे ममता है तो वो किसी देश या किसी काल में उसको परिवर्तन के रूप में हम नहीं पहचानते। आवाज़ कम आ रही, हाँ ठीक है। तो ये जो ममता है वो शाश्वत है, यानी कि वो देश काल से परिस्थिति से उसमें परिवर्तन नहीं है। तो इसीलिए ये जो तीनों है, स्थापित मूल्य, जीवन मूल्य, मानव मूल्य, ये स्थिर है। और ये स्थिर मूल्यों यानी स्थिरता के आधार पर जिस समाज की संरचना होगी वही स्थिर या अक्षुण्ण रह पाएगा। तो ये समझ में आता है स्थिरता के आधार पे ही हम कोई भी आधार पे कोई एक व्यवस्था खड़ी होती है तो वो स्थिर या अक्षुण्ण बनी रहेगी। उसके साथ हम जब शिष्ट मूल्यों को देखते हैं तो वो शिष्ट मूल्य निश्चित है, पर वो देश काल परिस्थिति में उसका जो आचरण है, यानी स्थापित मूल्यों को निर्वाह की जो पद्धति है या निर्वाह के की जो आचरण है वो शिष्टता में प्रतिलक्षित होती है, और शिष्टताएँ है वो देश काल के आधार पे बदलती है ना। और वस्तु मूल्य जो है उसका निर्धारण है। तो वस्तु मूल्य के आधार पे तो यानी अभी हमने जो पढ़ा कि साधनों की प्रचुरता जो है उसके आधार पे तो कोई समाज संरचना संभव नहीं है ना। तो इससे स्पष्ट आता है, स्पष्ट मतलब एकदम जिसको बोलेंगे ये पूरा स्पष्ट हो गया कि जो समाज संरचना है वो सिर्फ स्थिर मूल्यों पे, यानी जो मूल्य अपने में अपरिवर्तन नहीं है उसी के आधार पे सफल हो पाएगी। अन्यथा जितने भी समाज रचनाएं अभी तक हमने सोची है, जो पिछले अध्याय में हमने देखा था कि गणतांत्रिक व्यवस्था या साम्यवादी व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था पराभव को उन्होंने हासिल किया है अभी तक, है ना, यानी वो सफल नहीं हो पाए। तो अभी भी यदि हम वस्तु केंद्रित या उत्पादन केंद्रित, है ना, या जो अस्थिर मूल्य है उसमें अगर हम कोई भी, यानी अभी चलो समाज की बात छोड़े, अभी परिवार की भी अगर हम बात करें तो परिवार में भी अगर हम वस्तु केंद्रित यानी कि जो वस्तु मूल्य है उसके केंद्र में कोई व्यवस्था सोचते हैं तो परिवार भी सफल नहीं हो पाएगा, है ना। इसीलिए जो सफलता है वो सिर्फ और सिर्फ स्थिर मूल्यों में, यानी स्थापित मूल्य, मानव मूल्य, जीवन मूल्य के आधार पर ही हो सकती है। उसी के अर्थ में लक्ष्य को पहचानना, उसी के अर्थ में विवेक यानी कि दिशा, विवेक और विज्ञान को पहचानना, है ना। विवेक में लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है और विज्ञान में दिशा स्पष्ट हो जाती है, और लक्ष्य और दिशा के आधार पे सारे कार्यक्रम तय होते हैं। यानी कि जो आर्थिक और जो राजनीतिक कार्यक्रम है, यानी सदुपयोग सुरक्षा रूपी जो कार्यक्रम है वो उसी के आधार पर तय होते हैं, निर्णय होता है उसका। तो ये स्पष्ट हो जाना, यही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था रूप में परिवर्तित हो सकता है। यही चारों आयाम और पांचों स्थिति की एक सूत्रता है। यही सर्वतोमुखी समाधान है। ये सर्वतोमुखी समाधान ही अभ्युदय है, और अभ्युदय के लिए ही प्रयास है, उसी को हम अभ्यास कह रहे हैं, और उसी का जो दर्शन है वो अभ्यास दर्शन है। तो इस तरह से पूरा एक ही इसमें जोड़ना था कि एक बहुत अच्छा सेंटेंस इसमें आया था आगे की, लक्ष्य के प्रति जिज्ञासा और लक्ष्य के प्रति जिज्ञासा और एक मिनट, अभ्यास जो है वो अभ्यास के प्रति, लक्ष्य के प्रति जिज्ञासा और अभ्यास के प्रति निष्ठा। तो ये ज्ञानावस्था की इकाई में अभ्यास के प्रति निष्ठा और लक्ष्य के प्रति जिज्ञासा रहती है। तो हमारा पूरा जिज्ञासा है जो है वो लक्ष्य के प्रति है, और उसके लिए ही ये निष्ठापूर्वक अभ्यास करना, इसी के अर्थ में ये दर्शन है। बहुत बढ़िया। तो इससे पूरा समझ में आता है कि मानव का लक्ष्य क्या है और उसी के अर्थ में समाज की संरचना है। आगे लिख रहे हैं यहाँ पे, संबंधों से अधिक समाज संरचना नहीं है। यानी हम समाज की कल्पना करते हैं तो संबंधों से अधिक नहीं है। जितना भी हमने संबंध और संपर्क को पहचाना है उसी के अर्थ में समाज है ना। इसीलिए फिर बता रहे हैं कि तो फिर ये जो पृथ्वी है उस पर हम कितना संबंध को पहचाने, है ना, या सभी मानव कैसे संबंधित होंगे। तो ये बहुत ही अच्छी, ये बहुत गहरी लाइन है अगर इसको समझते हैं, क्योंकि ये जो मित्र संबंध है ना इसमें समस्त मानव मात्र संबंधित है ही। यानी इस धरती पे जितने भी मानव है सभी जो है वो मित्र संबंध से संबंधित है ही, है ना।
मित्र मित्र संबंध क्या है? अगर मित्र, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, तो मित्र संबंध है उसकी अगर हम परिभाषा देखते हैं तो मित्र संबंध की परिभाषा यही है, अनन्यतापूर्वक अभ्युदय अर्थात सर्वतोमुखी समाधान समृद्धि में से के लिए परस्पर पूरक उपयोगी होना, है ना, उसी को कह रहे हैं मित्र संबंध। तो मित्र संबंध की अगर हम उपयोगिता देखते हैं तो उतनी ही है कि अनन्यतापूर्वक, यानी कोई अन्य नहीं है ना, उसी में परस्पर उपयोगी और पूरक हो जाना, किसके लिए? तो अभ्युदय के लिए। तो समग्र मानव जाति जो है अभ्युदय के लिए यानी कि सर्वतोमुखी समाधान के लिए समर्पित है और उसी में वो परस्पर पूरक और उपयोगी है। इसी संबंध में सारे मानव संबंधित है, इसी को मित्र संबंध कहा है। इसीलिए अन्य कोई नहीं है, सारे मानव जो है वो मित्र संबंध में तो है ही। उसके अलावा फिर बाकी सारे संबंध हो सकते हैं जिसको हमने पति पत्नी, पिता पुत्र, माता गुरु शिष्य और संबंध के रूप में पहचाना है, पर जिसको बोलेंगे बेर मिनिमम यानी कम से कम मित्र संबंध में तो है ही सर्व मानव, और यही हमारे जुड़ने का आधार बनता है। तो ये बहुत ही अहम वाक्य है। आगे, अपराध विहीन समाज को पाने के लिए मानवीय शिक्षा एवं व्यवस्था पद्धति ही मूलतः कारक व आवश्यक है। इसको पूर्व के अध्याय में भी हमने देखा था कि अगर शिक्षा और व्यवस्था में अपूर्णता है तो उससे मानव में कैसे द्रोह विद्रोह पूर्वक, है ना, द्रोह विद्रोह पूर्वक उसमें कुंठाएँ पैदा होती है और वही असफलता के कारण वो अपराध की प्रवृत्ति की तरफ दिशा लेता है। जो अपराध को भी हमने देखा था कि सामाजिक अपराध के रूप में परधन पर, नारी पर, पुरुष पर पीड़ात्मक कार्य व्यवहार है। वैचारिक अपराध के रूप में संग्रह है, द्वेष है ना, अविद्या है ना, और अभिमान है। उसी के साथ साथ हमने अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में भी देखा था कि जो भी प्राकृतिक ऐश्वर्य है उसका हनन करना, है ना, उसमें हस्तक्षेप करना उसके विकास में, ये सब अंतर्राष्ट्रीय अपराध है। तो ये जो अपराधविहीन समाज की जो हम एक कल्पना करते हैं वो कैसे साकार हो सकती है, तो उसके लिए अनिवार्य जो घटक है वो मानवीय शिक्षा और व्यवस्था है। इन दोनों के आधार पर ही ये सफल हो सकती है। फिर ये बता रहे कि शिक्षा और व्यवस्था यानी मानवीय शिक्षा एवं व्यवस्था अन्योन्याश्रित उद्घाटन है। ये दोनों एक दूसरे के आश्रित है ना। इसको बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं कि जैसे व्यक्ति में हमने देखा था कि व्यक्ति का जो संस्कार है वो उसके अध्ययन वातावरण एवं संस्कार पे निर्भर करता है। तो ये जो अध्ययन रूपी जो बात है ना, उसी को हम शिक्षा के रूप में देख सकते हैं मानव समाज में। और जो व्यवस्था है वही वातावरण है, व्यवस्था यानी मानवकृत वातावरण, है ना। तो यदि मानवकृत वातावरण होता है तो ऐसी शिक्षा प्रदान करना और उसकी परंपरा बनाए रखना ये एक सहज रूप में हो सकता है ना। तो आगे अगर ये समझ में आता है कि ऐसी शिक्षा से क्या होगा, तो ऐसी शिक्षा जो है ऐसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आधारभूत स्तंभ साबित होती है। तो इसीलिए शिक्षा और व्यवस्था दोनों अन्योन्याश्रित उद्घाटन है ना। इन दोनों के आपस में अन्योन्याश्रय समझ में आता है। आगे, इनकी आधारभूत संहिता में मानव जीवन की अनुरूप जीवन के कार्यक्रम को पूर्णतया विश्लेषित करते तक अंतर विरोध स्वाभाविक है। तो इसमें आज की जो परिस्थिति है वही बता रहे हैं कि जब तक शिक्षा और व्यवस्था में यानी शिक्षा और वास्तव व्यवस्था में अंतर विरोध है ना, और अंतर विरोध का कारण क्या है कि इनकी जो संहिता है, संहिता का परिभाषा यही है कि अनुभवगामी सूत्र व्याख्या, है ना। तो अनुभव के लिए यानी अनुभवगामी जो सूत्र व्याख्या उसी को संहिता बोल रहे हैं। तो शिक्षा और व्यवस्था की जो आधारभूत संहिता है उसमें मानव जीवन के अनुरूप यानी जीवन को जीवन के रूप में समझ के उसके कार्यक्रम को पूर्णतया विश्लेषित जब तक नहीं हो पाता तब तक अंतर्विरोध बना ही रहेगा, है ना। तो यही अध्ययन कार्यक्रम है कि ये इसका विश्लेषण पूर्ण हो जाना। आगे, भ्रमित शिक्षा और व्यवस्था का अंतर्विरोध ही अराजकता है। आगे हमने अराजकता को देखा था कि संबंध का निर्वाह न हो पाना ही अव्यवहारिकता और अराजकता में परिलक्षित होता है। तो अराजकता को बता रहे हैं कि जो शिक्षा और व्यवस्था है यानी भ्रमित शिक्षा और व्यवस्था में जो अंतर विरोध है उसी को अराजकता के रूप में बता रहे हैं। अराजकता व्यक्ति, परिवार एवं वर्ग के लिए भी वांछित घटना नहीं है ना। तो ये व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए या वर्ग के लिए अराजकता कोई वांछित घटना नहीं है। यही समीक्षा उनमें निर्विरोधिता, निर्विषमता को स्थापित करने एवं पूर्णता को प्रदान करने के लिए प्रेरणापूर्वक प्रयास प्रक्रिया व्यवहारोदय है। तो इसमें समझ में आता है ये अभी तक की जो समीक्षा हुई कि अराजकता कोई वांछित घटना नहीं है, इसके आधार पे, है ना, जो इस समीक्षा के आधार पे जो स्थिति बनती है या जो निर्णय बनता है
वो यही बनता है कि इसी समीक्षा से मानव में जो निर्विषमता है ना, यानी जिसकी परस्परता में रास न हो ऐसा समाज, निर्विरोधिता यानी समझदारी सहित जो स्वीकृतियां हैं, है ना, उसके प्रति या उसको स्थापित करने और पूर्णता को प्रदान करना, है ना, यानी गठन पूर्णता के अतिरिक्त जो मानव में क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता है उसको प्रदान करने के लिए प्रेरणापूर्वक जो प्रयास है, प्रक्रिया है और जो व्यवहार है उसका उदय ही होता है इन समीक्षाओं से। मानवीय शिक्षा एवं व्यवस्था संहिता का योग फल ही मानव जीवन संहिता है। यानी शिक्षा और व्यवस्था जो मानवीय रूप में है, इनका जो सूत्र व्याख्या है, संहिता है, ये दोनों का संयुक्त रूप यानी योग फल ही मानव जीवन की संहिता है, जिसमें उसमें क्या क्या आएगा इस संहिता में, इन सूत्र व्याख्या में, जिसमें मानव की परिभाषा, मानवीयता की व्याख्या समाई हुई है ना, यानी मानव की परिभाषा और मानवीयता की जो व्याख्या है वो उसमें समाई हुई है जीवन संहिता में, जो कि मानवीय शिक्षा और व्यवस्था का ही योगफल है। यही जीवन संहिता की पूर्णता है, यही पूर्णता है। जब हमने आगे बात किया कि जो पूर्णतया विश्लेषित करने तक अंतर विरोध है ना, तो वो पूर्णतया विश्लेषित कब हो जाता है, यानी मानव की परिभाषा और मानवीयता की जो व्याख्या है वो पूर्णतया विश्लेषित हो जाना, यही जीवन संहिता की पूर्णता है। इसी के आधार पर अगर ये पूर्णता होती है तो उसके आधार पर ही निर्विषमता निर्विषमता निर्विरोधिता स्थापित होती है। ये जागृतिपूर्वक प्रमाणपूर्वक पाई जाने वाली स्थिति है। तो ये जो निर्विरोधिता है ये जागृतिपूर्वक प्रमाणपूर्वक पाई जाने वाली स्थिति है ना? तो ये पूरा शिक्षा और व्यवस्था से जो उपलब्धि है उसकी बात की। आगे आगे लिखते हैं, प्रत्यक्ष रूप में स्थापित संबंध ही समाज संरचना है, जिसके अनुभव में ही संपूर्ण मूल्य ज्ञातव्य है। तो स्थापित संबंध ही समाज रचना है, ये बात पहले भी हो ही चुकी है ना, जिसके अनुभव में ही संपूर्ण मूल्य ज्ञातव्य है। ये मूल्य शुद्धतः स्थिति ही है, स्थिति दर्शन एवं अनुभूति है। तो ये पूरे जो संबंध है ये ये अगर हम देखेंगे तो ये स्थिति ही है और इसी का दर्शन और अनुभूति है, मूल्यों का दर्शन और अनुभूति है। संबंध विहीन इकाई नहीं है, हर इकाई जो है वो संबंध में ही है, सहअस्तित्व में ही है। इसीलिए सहअस्तित्व जो है संबंध के रूप में हमको इकाई के रूप में समझ में ही आता है ना। और ये हमने पहले भी बहुत सारा देखा ही है उसके बारे में। प्रत्येक संबंध मूल्य संपन्न है। तो अभी जो संबंध है वो सब मूल्य संपन्न है। संबंध है मतलब मूल्य है ही उसमें, तभी संबंध है। मानव के परस्पर संबंधों में निहित संपूर्ण मूल्यों में से नौ स्थापित मूल्यों में से पूर्ण मूल्य प्रेम है, जो मानव संबंधों में इष्ट, मंगल एवं शुभ है। यही अनुभव है जिससे ही निर्विषमता, अनन्यता मानव जीवन में प्रकट होती है। यही सामाजिकता की आत्मा, प्राण और त्राण है। प्रेरणा ही प्राण, आचरण ही त्राण है। तो पूरी जो आगे बात बता रहे हैं कि संपूर्ण संबंध जो है वो मूल्य संपन्न है ही, और इसमें से जो सभी संबंध है मानव के, उसमें नौ स्थापित मूल्यों की बात हुई है, जिसके बारे में अभी जिगर जी ने बताया ही था कौन से मूल्य है। तो उसमें से जो प्रेम मूल्य है वो पूर्ण मूल्य है, अर्थात उसको आगे हमने पढ़ा था कि प्रेम मूल्य जो है वही सभी मूल्यों में एक तरीके से व्यक्त होता है। बाकी सभी 8 मूल्यों में, 8 स्थापित मूल्यों में व्यक्त होता है, इसीलिए प्रेम को पूर्ण मूल्य कहा। और जो मित्र संबंध की बात हुई, जिससे हम कह रहे हैं कि अनन्यता स्थापित हो जाए, मतलब प्रेम मूल्य से ही अनन्यता स्थापित हो जाती है। तो अनन्यता का परिभाषा है परस्पर एकात्मता। तो जिसमें परस्पर एकात्मता स्थापित हो जाए, ये अनन्यता है ना। तो ये कब हो पाएगा? तो ये अनुभव, प्रेम मूल्य जो है अनुभव में ही स्पष्ट होता है, और इसी से निर्विषमता और अनन्यता मानव जीवन में प्रकट होती है। ये जो परस्पर एकात्मकता है,
किस किस में, तो मानव जीवन में चारों आयामों में एकात्मता, और मानव से लेकर मतलब व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र, इन पांचों स्थितियों में एकात्मता, हर जगह पे एकात्मता स्थापित होना, यही अनन्यता है, यही सामाजिकता का की आत्मा है। तो ये तो हम समझ ही पाते हैं कि ये जो एकात्मता स्थापित होती है यही सामाजिकता का आत्मा है, उसी का प्राण और त्राण भी है ना। तो आगे बता रहे, संबंध विहीन समाज नहीं है, समाज रचना संबंध में से के लिए ही है। फिर से वही बात को, मतलब मुझे लगता है कि हम इतनी बार इसको पढ़ रहे हैं या समझने की दोहरा रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज में संबंध ही है। अभी तक अभी भी हम समाज में या अभी भी हम आजू बाजू में सब लोगों के साथ संबंध को नहीं पहचान पा रहे, इसीलिए समाज के रूप में या अखंड समाज के रूप में हम अपने मानव जाति को नहीं देख पाते हैं। तो समाज रचना का आधार भी संबंध ही है, और संबंध मात्र समाज में से के लिए है। तो जहाँ तक हम समाज को पहचानते हैं वहीं पे हम संबंध को पहचान पाते हैं। अभी भी समुदाय के रूप में ही उसको कहना पड़ेगा, पर समाज में ही संबंध है पूरे। अतः समाज एवं संबंध अन्योन्याश्रित है, मतलब संबंध से समाज है और समाज में संबंध है, ऐसे दोनों एक दूसरे के अन्योन्याश्रित है। इसी तारतम्य में सभी मूल्य अन्योन्याश्रित है। फलतः अनन्यता सिद्ध है, यही सह अस्तित्व का मूल सूत्र है। तो ये जो एक दूसरे पे अन्योन्याश्रित है, यही अनन्यता है, यही एकात्मता है ना। समाज में संबंध है और संबंध में संबंध ही समाज है। तो एक तरीके से ये जो अनन्यता है, एकात्मता है, यही सह अस्तित्व का मूल सूत्र है। आगे जिगर जी। तो ये जो बात आई है कि अनन्यता है और सहअस्तित्व का मूल सूत्र यही है, अनन्यता, है ना। यानी कोई अन्य नहीं है, यानी अपने पराये की जो दीवार है वही टूट जाना। तो मुझे ऐसा समझ में आया कि अभी तक मानव की कांक्षा में या कामना में ये बात रही है ना, जिसको अलग अलग रूप में हमने सुना भी है, वसुधैवम कुटुम्बकम ना, विश्व एक परिवार है, सभी मानव जो है वो भाई बहन है, बहुत सारा हमने, यानी कि संविधान में भी उसका उल्लेख भी हमको समझ में आता है कि सभी, जैसे हम भारत का संविधान पढ़ते हो, सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं, है ना। ऐसा हम लोग पढ़ते थे स्कूलों में, ये सब चीज़ें आती थी ना। पर उसका आधार क्या है ना, सभी विश्व एक कुटुंब कैसे हैं या विश्व एक परिवार कैसे हैं, सभी मानव जो है संबंधित कैसे हैं, और उसका मूल सूत्र क्या है। तो मुझे लगता है दर्शन में ये जो अनन्यता की बात आई है ना, इसको मूल सूत्र के रूप में बताया गया है ना, और यही अनन्यता ही सहअस्तित्व का ही मूल सूत्र है। मतलब अन्य कोई नहीं है, ये सभी जो है परस्पर में संबंधित है ही। जैसे मित्र संबंध की बात आई है ना, सभी के साथ संबंध है। तो ये कोई समुदाय की भी बात नहीं हो रही, ये कोई व्यक्तिवादी की भी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सहअस्तित्व की बात कर रहे हैं। और ये सोच के ही समझ में आता है कि ये कितनी विशाल बात, मतलब जिसका आधार ही स्पष्ट नहीं था अभी तक, है ना, हमारी कामना में था या हमारी भाषा में था, उस आधार को स्पष्ट कर दिया है बाबा जी ने कि सहअस्तित्व ही मूल सूत्र है, और उसमें अनन्यता जो है यानी प्रेम पूर्ण मूल्य है, और उसका श्रेष्ठ मूल्य अनन्यता पूर्वक ही मानव समाज जो है वो अखंड है, अखंड समाज है। उसको खंड खंड में विभाजित करके देखने से या उससे जो भी समाज में अव्यवस्था खड़ी हुई है उसको इसी लाइन में उन्होंने समझा दिया है कि आधार अगर मानव का जुड़ने का है या मानव की एकता का जो आधार है वो अनन्यता है। बहुत ही सुंदर बात पाई है, इससे मन में एक भाव भी आता है कृतज्ञता का बाबा जी के प्रति कि ये सारे आयाम सारे परिप्रेक्ष्यों में उन्होंने स्पष्टता कर दी है दर्शन में, है ना। आगे, संबंध ही जन्म, शिक्षा, व्यवहार, परिवार, उत्पादन, व्यवस्था के प्रभेद से द्रष्टव्य है। तो संबंध अलग अलग हम जो व्यवहार में, शिक्षा में देखते हैं, उनकी जो कैटेगरीज है उसके प्रभेद से हमको जो द्रष्टव्य है, जो समझ में आते हैं। जैसे हम देखते हैं जन्म संबंध, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, उनमें संबंधित सभी संबंध। तो ये सारे जो संबंध है वो जन्म संबंध के रूप में समझ में आते हैं। कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो कोई माता पिता से जन्म लेता है ना, वो किसी का पुत्र पुत्री है या वो किसी का भाई है, बहन है। शिक्षा संबंध, गुरु शिष्य, अर्थात
गुरु और शिष्य के रूप में शिक्षा संबंध, एक शिक्षा प्रदान करता है और एक जो है शिक्षा ग्रहण करता है। व्यवहार संबंध, मित्र, वरिष्ठ, कनिष्ठ, आयु के आधार पे। तो हमारा जितना भी व्यवहार होता है वो मित्रवत व्यवहार होता है, या कोई हमसे आयु में बड़ा है या आयु में छोटा है ना, उस तरह से हम व्यवहार करते हैं। बच्चों के साथ हमारा व्यवहार है, बड़ों के साथ व्यवहार है, इसको व्यवहार संबंध के रूप में रखा है। आगे उत्पादन प्रौद्योगिकी संबंध, जिसमें साथी, सहयोगी, स्वामी, सेवक, साधन, साधक, साध्य। तो साथी सहयोगी संबंध है, उसमें एक जो है वो दायित्व प्रदान है ना, या जो कुशलता, निपुणता, पांडित्यता संपन्न है, और एक सहयोगी है जो सीखने के अर्थ में, समझने के अर्थ में। वैसे ही स्वामी सेवक है ना, जिसमें एक में जो पांडित्य पूर्ण हो जाए, और सेवक जो है उसके साथ एक सेवा के अर्थ में है ना, ऐसे समझ में आता है। वैसे ही एक संबंध है साधन, साधक और साध्य, यानी उत्पादन के लिए जितने भी साधन है ना, वो कोई साधक द्वारा प्रयुक्त होता है ना, उसके लिए कोई एक साध्य होता है जिसको पाना होता है। तो ये उत्पादन प्रौद्योगिकी में संबंध है। व्यवस्था संबंध पांचवा, 10 सोपानीय परिवार सभा विधि। तो ये 10 सोपानीय परिवार सभा विधि आगे भी स्पष्ट की जा चुकी है कि उसमें जो प्राथमिक घटक है वो परिवार है, और जो अंतिम है वो विश्व परिवार है। ये 10 सोपान है, जिसमें परिवार, परिवार समूह, ग्राम, ग्राम परिवार समूह है ना, और इस तरह से पूरा 10 सोपान ये स्पष्ट हुआ है। तो इनके जो अंतर संबंध है, यानी परिवार का जो परिवार समूह से संबंध है, परिवार समूह का ग्राम से जो संबंध है, इस संबंध को व्यवस्था संबंध के रूप में देख रहे हैं। आगे परिवार संबंध, ये तो बहुत ही स्पष्ट है कि जो परिवार में जो भी संबंध है, यानी परिवार संबंध में पति पत्नी सहित सभी संबंध समाये रहते हैं। तो ये सारे संबंध उन्होंने व्यवस्था की दृष्टि से है ना, शिक्षा की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से उसको, प्रभेद को स्पष्ट किया है। आगे, प्रत्येक मानव मानव के साथ व्यवहार करने के लिए उत्सुक है। ये लाइन काफ़ी स्पष्ट है। जागृत मानव प्रधानतः मानव के साथ ही स्वयं की जागृति को प्रमाणित करता है। तो जागृत मानव जो है वो व्यवहार कैसे करता है, तो वो स्वयं की जागृति को प्रमाणित करता है मानव के साथ। स्थापित संबंध में ही निर्वाह क्षमता का उपार्जन कर लेना ही शिक्षित होने की उपलब्धि है। तो संपूर्ण शिक्षा की उपलब्धि इतनी है कि जो स्थापित संबंध है उसमें निर्वाह क्षमता है उसका उपार्जन हो जाए, यानी हम निर्वाह कर पाए, इतनी क्षमता संपन्न हम हो जाए, इतनी ही उपलब्धि है शिक्षित होने की। और इसकी अनिवार्यता व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों में साम्यतः पाई जाती है। ये जो निर्वाह करना है स्थापित संबंध में, यानी स्थापित संबंध परिवार में भी है, स्थापित संबंध जो है समाज के साथ है, स्थापित संबंध जो है वो राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों में भी है। इन सभी स्थितियों में, यानी सिर्फ परिवार में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ ये बोल रहे हैं कि ये पांचों स्थितियों में संबंध का निर्वाह हो जाए, इसकी अनिवार्यता है ना, ये साम्यता पाई जाती है। और वो कैसे हो पाएगा, तो वो शिक्षापूर्वक हो पाएगा। और अगर ये निर्वाह हो पाता है तो वही उपलब्धि है शिक्षित होने की, यही शिक्षा की सफलता है। आगे, व्यवहार स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य एवं वस्तु मूल्य के योगफल में ही है। ये सामान्य रूप से समझ में आता है कि जैसे ही हम संबंधों में जो व्यवहार करते हैं उसमें जो भी स्थापित मूल्य का अनुभव है ना, जैसे ममता मूल्य का अनुभव है, तो उसके साथ साथ शिष्ट मूल्य, यानी कि ना आचरण में हम कुछ करते हैं और उसके साथ साथ कोई वस्तु मूल्य भी जुड़ा होता है। हम किसी का सेवा या कोई वस्तु देकर ही ममता मूल्य का शिष्टतापूर्वक आचरण हो पाता है। तो ये तीनों के योगफल में ही व्यवहार संपन्न हो पाता है। आगे, अनुभव ही मानव जीवन का प्रधान आयाम है। तो आगे भी ये बात आई थी, चारों आयामों की प्राथमिकता पहले ही पृष्ठ पे हमने पढ़ा था कि अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय, ये क्रम है ना प्राथमिकता का। तो यहाँ वही बात बता रहे कि अनुभव ही मानव जीवन का प्रधान आयाम है। अन्य आयाम जैसे विचार, व्यवहार एवं व्यवसाय अनुभव क्षमता के बिना पूर्ण नहीं होता है। यानी अन्य 3 आयाम है, जैसे हमने पहले बात की उत्पादन आयाम की, फिर समाधान यानी विचार आयाम की बात की है ना, और फिर व्यवहार आयाम की बात की व्यवहारात्मक जनवाद में। तो ये तीनों आयाम जो है वो अनुभव के बिना पूर्ण नहीं होते हैं। जो अदिति ने भी बात रखी थी, अनुभव मूलक विचार और उसी के आधार पर व्यवहार और नियम, नियंत्रण, संतुलन पूर्वक उत्पादन यानी व्यवसाय। आगे, अनुभव क्षमतावश ही मानव सामाजिकता के लिए उन्मुख होता है। तो सामाजिकता का जो मूल आधार है, या सामाजिकता के लिए मानव जो प्रयास करता है ना, वो क्यों करता है, तो उसके मूल में अनुभव क्षमता है, इसीलिए मानव उसके लिए प्रयास करता है ना। फिर लिखा है क्यों प्रयास करता है, क्योंकि शीत उष्ण, प्रकाश अंधकार, प्रिय हित लाभ, न्याय धर्म सत्य, उचित अनुचित, हानि लाभ, उत्थान पतन, ह्रास विकास का आकलन प्रत्येक मानव में किसी न किसी अंश में होता ही है।
ये सभी चीज़ें हैं ना, इसमें जड़ से जुड़ी हुई बात भी कर रहे हैं जो पांचों ज्ञानेंद्रियों से समझ में आता है, और उसके अलावा जो जीवन में क्रियाएं हो रही है ना, उससे जो समझ में आता है, जैसे प्रिय हित लाभ न्याय धर्म सत्य, है ना, उत्थान पतन, ये सारी बातें भी कर रहे हैं। ये सारी जो स्पष्टताएं हैं, है ना, उसकी किसी ना किसी अंश में तो मानव को उसमें जिसको बोल रहे हैं कि उसका आकलन रहता है इन सभी चीज़ों का, है ना। और इस फिर आगे जो कह रहे हैं कि यही समीक्षा पूर्णता सहज निरंतरता के लिए प्रेरणा है। इन सारों की जो समीक्षा है, ये जो हमें कुछ कुछ अंश में आकलन रहता है, इनकी जो समीक्षा है, यानी समीक्षा की परिभाषा देखते हैं तो उसमें समझ में आता है पूर्णता के प्रति दृष्टिपात, है ना, जो पूर्णता है उसके प्रति दृष्टिपात। तो जो पूर्णता के प्रति दृष्टिपात जब करते हैं तो इसमें जो अपूर्णता है इन सभी चीज़ों को आकलन करने में, यानी उनका जो अधिमूल्यन है या उनका जो अवमूल्यन है या निर्मूल्यन है, तीनों मिला के ही भ्रम है ना। ये तीनों मूल्यांकन ठीक नहीं होने से जो दोष है, अतिव्याप्ति दोष, अव्याप्तिक दोष या अनाव्याप्ति दोष, ये तीनों दोष के कारण जो समस्या है, भ्रम है ना, उसका स्पष्ट हो जाना वो तभी हो पाता है जब इनकी समीक्षा होती है, यानी इनको पूर्णता की दृष्टि से हम देखते हैं, है ना। तो ये जब होता है तो फिर पूर्णता सहज निरंतरता यानी क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता के लिए प्रेरित होते हैं, यानी प्रेरणा मिलती है। आगे अनुभव क्षमता के अभाव में मानव जीवन का विश्लेषण एवं उनके कार्यक्रम की स्थापना संभव नहीं है। जो अनुभव की बात आ रही कि अनुभव जो है प्रधान या प्रथम आयाम है, प्रधान आयाम है, तो उस क्षमता के बिना मानव जीवन का विश्लेषण और कार्यक्रम नहीं हो पाता है। मानव में स्थापना का तात्पर्य स्वीकृति से है ना। ये जो स्वीकृति ही संस्कार है। तो ये जो कार्यक्रम की स्थापना है, स्थापना को बता रहे हैं कि स्थापना जो है वो स्वीकृति से है, और हम पढ़ते हैं कि ये जो अनुक्रम की पूरी स्वीकृति हो जाना, पूर्ण स्वीकृत होना, यही अनुभव है। तो वही संस्कार है, ये स्वीकृति ही संस्कार है। यही क्रम से मूल प्रवृत्ति एवं संवेग के रूप में अवतरित होकर क्रिया, व्यवहार, आचरण में प्रत्यक्ष होती है। तो ये जो स्वीकृति है या ये जो संस्कार है, यही संवेग के रूप में, इसी का संवेग होते हुए हम क्रिया, व्यवहार और आचरण में ये प्रत्यक्ष होता है। इसीलिए अनुभव ही जो है विचार, व्यवहार और कार्य में प्रत्यक्ष होता है। अनुभव क्षमता में ही भाव और अभाव का निर्णय होता है। भाव ही उपलब्धि है, अभाव ही भाव में परिणत होने के लिए शेष प्रयास है। तो ये जो भाव और अभाव है ना, यानी इसका निर्णय जो है अनुभव क्षमता की वजह से होता है, और अभी अभाव जो है वो मानव को स्वीकार नहीं है। इसी अर्थ में हमको समझ में आता है कि अभाव भाव में परिवर्तित हो जाए, इसी के लिए हम सभी प्रयासरत हैं। और भाव यानी वही मूल्य, मौलिकता। तो भाव पूर्ण हो जाना या मौलिकता पूर्ण हो जाना या मूल्यों सहित प्रकट हो पाना, यही भाव, अभाव का भाव में परिणत होना है। प्रत्येक भाव मौलिक है, यही बता रहे कि भाव जो है वो मौलिक है, मौलिकता है, स्वभाव, धर्म है। प्रत्येक मूल्य मानव और उसकी धर्मीयता पूर्वक प्रतिष्ठित है। प्रत्येक मूल्य जो है मानव की जो धर्मीयता है उसी से प्रतिष्ठित है। इकाई और उसकी मूल्यवत्ता का वियोग नहीं है, यही स्वभाव है। तो ये जो स्वभाव और धर्म है, इसी की बात हो रही कि धर्म और ही स्वभाव के द्वारा प्रकट होता है, और स्वभाव जो है वही मूल्यवत्ता है, और इकाई और स्वभाव यानी मूल्यवत्ता का वियोग हो नहीं सकता। यही सत्यता प्रत्येक इकाई में उत्सव है, और ये जो यही उत्सव है कि हम स्वभाव पूर्वक या मौलिकता पूर्वक जी पाए, मानव अपनी मौलिकता पूर्वक जी पाए। ये कब हो पाता है? तो आगे बता रहे हैं कि दिव्य मानवीयता में आचरण स्वभाव पूर्णता है। देव मानवीयता मानव यशस्वी होता है। मानव मानवीयता पूर्वक सामाजिक होता है। तो इसमें वो बता रहे हैं कि दिव्य मानवीयता में जो है वो स्वभाव पूर्णता हो जाता है। मतलब जो मानव का स्वभाव है, दया, कृपा, करुणा, धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा,
पूरी तरीके से दिव्य मानवीयता में आचरण के रूप में प्रकट होता है ना। फिर देव मानवीयता मानव यशस्वी होता है। यशस्वी का परिभाषा है सफलताओं का लोकव्यापीकरण। तो देव मानवीयता का जो मानव है उसमें या लोकव्यापीकरण मतलब यशस्वी होने का यानी सफलताओं का लोकव्यापीकरण होता है, जो हम लोकेशना के रूप में हम देख पाते हैं उसको उसमें। और फिर मानव जो है वो मानवीयता पूर्वक सामाजिक होता है। तो मानव जो है शिष्ट मूल्यों द्वारा सामाजिक हो पाता है, स्थापित मूल्यों द्वारा। यही जागृति में पाई जाने वाली वास्तविकता है। प्रत्येक मानव इकाई में पूर्णता की तृषा है। अभी हम ये देख ही पा रहे हैं कि हम सभी पूर्णता की ओर तृषित तो है ही, इसी के अर्थ में इसीलिए हम देखते हैं कि ये जो अभाव भाव में परिणत होने के लिए प्रयास है या अभ्यास है, ये सब उसी के अर्थ में है। परिणाम का अमरत्व, श्रम का विश्राम, गति का गंतव्य प्रकृति के जागृति क्रम जागृति में दृष्टव्य है। अभी बता रहे कि पूरे अस्तित्व में अगर हम देखेंगे तो 3 पूर्णताओं की बात होती है। एक गठन पूर्णता यानी परिणाम का अमरत्व, श्रम का विश्राम क्रिया पूर्णता, और गति का गंतव्य आचरण पूर्णता, है ना। ये कहाँ पे प्रकृति में समझ में आती है? तो जागृति क्रम जागृति में, अर्थात मानव जीवन में हम इन पूर्णताओं को समझ पाते हैं और इसीलिए हम पूर्णता की ओर गतित है। हम सभी मानव पूर्णता की ओर गतित है। यहाँ पे ये जो हमारा अध्याय है ये पूरा होता है और आगे का अध्याय जो है 21वां वो शुरू करते हैं। बढ़िया। तो पूरा अध्याय जो था कि साधनों की प्रचुरता जो है मानवीयता को स्थापित करने में समर्थ नहीं है, और उसी के समीक्षा के साथ किससे वो समर्थ है जिससे मानवीयता की स्थापना हो जाए, तो उसी को लास्ट में आखिर में पूर्णता के साथ उसको समापन किया कि पूर्णता के साथ ही वो समापन में यानी पूर्णता को प्राप्त करके, है ना, वही जो समाज की संरचना है वो सफल हो पाएगी या मानवीयता स्थापित हो पाएगी दूसरे अर्थ में देखने जाए तो। और ये क्यों है? क्योंकि एक हमने भौतिकवाद में भी एक लाइन आती है या बाकी भी समझ में आता है कि ये जो व्यापक है जिसकी हम बात करते हैं, है ना, स्थितिपूर्ण उसको इंगित किया गया है। स्थितिपूर्ण सत्ता में स्थितिशील प्रकृति गर्भित होने से, है ना, तो ये पूरा जो वाक्य है कि स्थिति पूर्ण सत्ता में स्थितिशील प्रकृति गर्भित होने से पूर्णता की ओर गतित है ना। तो जड़ में हम देखते हैं तो विकास की ओर यानी कि गठन पूर्णता की ओर, और चैतन्य में ये क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता, उसी के दूसरे क्रिया पूर्णता को हम देखते हैं तो सतर्कता के रूप में, और आचरण पूर्णता सजगता पूर्ण हो जाना उसके रूप में गतित है। और ये दोनों जो है वो सामाजिकता से यानी मानवीयता की स्थापना से ही हो सकता है। मानवीयता के अनंतर ही अति मानवीयता की संभावना का उदय होता है, क्योंकि जागृति जो है वो एक सघन व्यवस्था और कार्यक्रम है ना। इसमें जो क्रम है वो भी एक निश्चित क्रम ही है ना। क्योंकि अगर हम नियति को समझने जाते हैं तो उसमें ये समझ में आता है जो नियंत्रण है वही विधि है और जो क्रम है वही नीति है। तो ये जो क्रम है उसको नीति के रूप में जब हम समाज के परिप्रेक्ष्य में देखने जाते हैं तो वो धर्म नीति और राजनीति के रूप में समझ में आता है। तो उसी पूर्वक ये सफलता सामाजिकता की हो सकती है आगे। तो ये अभी तक पूरी बात हुई तीनों पूर्णता की, और उसमें भी जो गठन पूर्णता है उसको विकास के रूप में, और जो क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता है उसको जागृति के रूप में हम देख पाते हैं। तो अगला अध्याय उसी की बात कर रहे हैं, विकास व जागृति ही वैभव क्रम है। तो जो क्रम की बात आई और वैभव यानी कि जागृति और विकास, उसी की बात इसमें की है। तो उसको हम ले लेते हैं जितना भी समय बाकी है ना, जितना हो सकता है, पूरा तो नहीं हो पाएगा, तो जितना हो पाएगा हम उतना कर लेते हैं। मानव शरीर के अर्थ में भी आकार आयतन धनोपाधि, है ना, ये घनोपाधि होना चाहिए, ध हो गया है शायद। मानव शरीर के अर्थ में आकार आयतन घनोपाधि अपूर्णता का द्योतक है, क्योंकि यह भौतिक रासायनिक वस्तु है ना। तो मानव जो है वो अगर शरीर के अर्थ में अगर हम पहचानते हैं तो उसमें भी आकार आयतन घन के रूप में उसको पहचानते हैं। ये अपूर्णता का द्योतक है क्योंकि ये सिर्फ फिजिकल केमिकल यानी भौतिक रासायनिक वस्तु है। उपाधि का तात्पर्य ही उपाय के लिए बाध्यता है। तो उपाधि का तात्पर्य समझा रहे हैं कि जो उपाय के लिए बाध्यता है उसको उपाधि के रूप में इंगित किया है। यहाँ बाध्यता का तात्पर्य रासायनिक भौतिक वस्तुएं अपनी यथास्थिति में उपयोगिता और पूरकता विधि से सार्थक होना स्पष्ट किया जा चुका है ना।
तो जितनी भी जड़ है यानी भौतिक रासायनिक वस्तुएं हैं, इसको अगर हम देखते हैं तो इसमें जो भी उसकी यथास्थिति में उसमें उपयोगिता और पूरकता दो ही मूल्य समझ में आते हैं। इसी विधि से वो सार्थक हो पाता है ना। तो ये मानव शरीर के अर्थ में भी यही समझ में आता है कि उपयोगिता और पूरकता विधि, क्योंकि वो भौतिक रासायनिक वस्तु से बना हुआ है। आगे, अपूर्णता से पूर्णता को पा लेना ही चैतन्य क्रिया का आद्यांत उपाय ना। तो अभी शरीर में तो जो उपयोगिता पूर्वकता जो है उसको समझ में आता है, कैसे वो भौतिक रासायनिक वस्तु उसके लिए बाध्य है, पर जो चैतन्य क्रिया है उसकी बात यहाँ कर रहे हैं कि अपूर्णता से पूर्णता को पा लेना है ना। यानी जिसकी हम बात कर रहे हैं कि मानव में क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता, उसको पा लेना ही चैतन्य क्रिया का आद्यांत उपाय है ना। ये चैतन्य क्रिया का आद्यांत उपाय है। और चिंतन का या उपायों की चरितार्थता है, यानी जितने भी उपाय उसकी चरितार्थता उतनी ही है कि इतना हो जाए मानव में क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता। उपयोगिता अर्थ आय भी उपाय है, यथा उपाय पूर्वक ही उपयोग होता है, उपाय पूर्वक ही उत्पादन होता है। ये उत्पादन आयाम की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि उपयोगिता के अर्थ में जो आय है यह भी एक उपाय है ना। तो जिसमें आगे भी बात आई कि उपायों की चरितार्थता है मानव में, तो उसमें से एक उपाय उपयोगिता अर्थ की आय भी है, ये भी एक उपाय है। उससे क्या होता है, तो उपाय पूर्वक ही उपयोग होता है और उपाय पूर्वक ही उत्पादन होता है। उपयोग की चरितार्थता विकास क्रम के अर्थ में है ना। तो अभी दोनों को भेद कर रहे हैं कि ये जो हमने उपयोगिता पूर्वकता बात की उसमें भौतिक रासायनिक वस्तुओं की जो उपयोगिता की बाध्यता है वो किसके अर्थ में, तो उपयोगिता की चरितार्थता विकास क्रम के अर्थ में, यानी सारे भौतिक रासायनिक क्रिया की सीमा में। और मानव की जागृति क्रिया पूर्णता एवं आचरण पूर्णता के अर्थ में स्पष्ट है। तो दोनों को स्पष्ट कर रहे हैं, विकास क्रम यानी विकास को और जागृति को। तो विकास क्रम में जो उपयोगिता है उसकी बात स्पष्ट की यहाँ पे, और जो मानव में जो है वो जागृति जो है वो क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता, ये दोनों पूर्णता के अर्थ में स्पष्ट है। तो यही बात इस पूरे पैराग्राफ में स्पष्ट की है। आगे आगे एक पैराग्राफ में पढ़ लेता हूँ। अपूर्णता ही तृष्णा, तो मानव में जो अपूर्णता है ना, उसी को कह रहे हैं तृष्णा। तृष्णा यानी जो अग्रिम गति के लिए प्यास है ना, तृष्णा उसी को कह रहे हैं। तो जो अपूर्णता है वही अग्रिम गति के लिए प्यास है। तृष्णा ही विकल्प अपेक्षा, यानी जो तृष्णा है वही विकल्प की अपेक्षा के लिए गतित होती है। विकल्प अपेक्षा ही सापेक्षता, अर्थात विकल्प अपेक्षा हम जिस स्थिति में है और जिस स्थिति में जाना चाहते हैं उन दोनों की सापेक्षता का आकलन करती है। सापेक्षता ही अपेक्षा, उसी सापेक्षता से जहाँ हमको पहुँचना है यानी क्रियापूर्णता और आचरण पूर्णता में मानव जाति को पहुँचना है उसकी अपेक्षा निर्मित होती है। अपेक्षा ही गति, उसी अपेक्षा से हम उस जो हमारा गंतव्य है उसकी तरफ गतित होते हैं, उसकी तरफ हम चलते हैं। गति ही अग्रिम उदय, ये जो गति होती है उसी से अग्रिम अवस्था यानी अग्रिम उदय होता है। अग्रिम उदय ही परिणाम परिवर्तन परिमार्जन, तो ये दोनों की बात कर रहे हैं, जड़ और चैतन्य की, है ना। तो जड़ में जो अग्रिम उदय है वो गठन पूर्णता के लिए है ना, तो इसीलिए परिणाम शब्द का प्रयोग किया है। और जो चैतन्य है, जीवन है, उसमें परिवर्तन और परिमार्जन, गुणात्मक परिवर्तन गुणात्मक परिमार्जन है, इसीलिए परिवर्तन और परिमार्जन शब्द का प्रयोग किया है। इसीलिए जो अग्रिम उदय है वो परिवर्तन परिमार्जन और परिणाम के लिए है। परिणाम परिवर्तन परिमार्जन ही गठन क्रिया एवं आचरण पूर्णता है। यहाँ पे दोनों को स्पष्ट कर दिया कि जो परिणाम है वो गठन क्रिया के लिए और जो परिवर्तन परिमार्जन है ये आचरण पूर्णता के लिए है ना, ये स्पष्ट कर दिया है यहाँ पे। यही जागृति क्रम और जागृति की आध्यात्म स्थिति है। ये जो अंतिम आचरण पूर्णता है यही जागृति क्रम यानी उससे पहले जो क्रिया पूर्णता है ना, ये जागृति क्रम और जागृति की आध्यात्म स्थिति है, जिसके संदर्भ में संपूर्ण अध्ययन है। पूरा जो अध्ययन है ये इन्हीं पूर्णता का है, इसके संदर्भ में ही अध्ययन है और यही दर्शन है। इन सारी वास्तवों का विश्लेषण स्पष्ट हो जाना है ना, यानी प्रकृति का दर्शन है और व्यापक में अनुभव है। तो ये जो दर्शन है वो इतना ही है, ये वो बात कर रहे हैं। आगे आगे क्रमिकता ही नियति क्रम है। तो ये जो क्रमिकता है ना, विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, यही नियति क्रम है। नियंत्रण पूर्वक गति ही नियति है। हमने आगे पढ़ा था कि नियंत्रण क्या है, तो विधि है। तो ये जो विधि पूर्वक गति है विकास की ओर और जागृति की ओर, वही नियति है। क्रमिकता ही गुणात्मक विकास एवं जागृति की श्रृंखला है। ये जो क्रमिकता है यही गुणात्मक विकास और जागृति की श्रृंखला है ना। ये एक ही बात को बता रहे हैं वैसे,
कि विकास क्रम विकास और जागृति क्रम जागृति ये एक श्रृंखला है। गुणात्मक जागृति ही प्रकटन है। यही जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति की अभिव्यक्ति है। तो ये अभ्युदय को व्यक्त करना ही अभिव्यक्ति है। तो ये बहुत अच्छी परिभाषा है अभिव्यक्ति की। अभ्युदय को व्यक्त करना है ना, सर्वतोमुखी समाधान को व्यक्त करना। तो जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति की अभिव्यक्ति क्या है? तो ये विकास क्रम विकास जागृति क्रम जागृति यही उसकी अभिव्यक्ति है। रूप गुण स्वभाव की वैविध्यता ही अनेक स्थितियों को स्पष्ट करती है। यही स्थितियाँ क्रम से गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता एवं आचरण पूर्णता को प्रकट करती है। अच्छा, वैसे समय थोड़ा हो गया है, पर क्या हम इस अध्याय को पूरा कर ले? थोड़ा ही बचा है, थोड़ा ही है, दो ही पैराग्राफ है जिसमें से एक शुरू है। तो अगर सबको ठीक लगता है तो हम 10 मिनट में पूरा कर सकते हैं। क्या है सबका मतलब, क्या लगता है सबको? नहीं तो फिर दोपहर में कर देंगे। नहीं तो फिर रोक देते हैं। जी बिल्कुल राकेश, ठीक है ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। बस थोड़ा ही है क्योंकि ये आधा हो गया है, थोड़ा ही बचा है, इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पढ़ रही थी। रूप गुण स्वभाव की वैविध्यता ही अनेक स्थितियों को स्पष्ट करती है। यही स्थितियाँ क्रम से गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता एवं आचरण पूर्णता को प्रकट करती है। तो रूप गुण स्वभाव में जो वैविध्यता है, जो हम देख ही पाते हैं कि जो अलग अलग पद है या अलग अलग अवस्थाओं हैं, उसमें जो भेद है ना, उसी से अलग अलग स्थितियाँ हैं, अनेक स्थितियाँ हैं प्रकृति में। और यही इसी से हमको समझ में आता है कि ये स्थितियाँ जो है वही गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता को प्रकट करती है। यही त्रिसिद्धियाँ आद्यांत प्रकृति में पाई जाने वाली उपलब्धियाँ है। ये जो पूर्णताएं है यही उपलब्धियाँ है। दर्शन क्षमता का उदय मानव में विशेषतः हुआ है। दर्शन क्षमता का उदय मानव में विशेषतः हुआ है। अशेष प्रकृति प्रकटन है। यही अध्ययन एवं उदय का कारण है। तो ये जो प्रकटन है प्रकृति में है ना, उसमें दर्शन क्षमता का उदय जो है वो मानव में ही है, मानव की ये विशेषता है। और इसी से अध्ययन, और यही अध्ययन और उदय का कारण भी है, क्योंकि दर्शन क्षमता है इसीलिए। उदय की परिभाषा है कि अनुभव से अधिक अनुमान ही उदय है, या उत्थान की ओर गति, परस्परता में प्रकटन, यही उदय है। क्रिया में वैविध्यता का समापहरण ही सार्वभौमिकता है। ये बहुत बढ़िया बात आई है अभी, इसमें आगे पूरा इसको फैलाया है कि ये जो वैविध्यता है क्रिया में, इसका समापहरण होना ये सार्वभौमिकता है। ये मानव के अर्थ में बहुत अच्छे से बताया है। यही मानवीयता का प्रत्यक्ष रूप है। मानव में व्यवहार एवं उत्पादन क्रियाएं प्रसिद्ध है। ठीक है, तो दोनों क्रियाएं मानव में हम देख ही पाते हैं। उत्पादन क्रियाओं की सार्वभौमिकता निपुणता एवं कुशलता से, अर्थात उपयोगिता मूल्य एवं सुंदरता मूल्य के स्थापन करने की सामर्थ्य समानता से। व्यवहार क्रिया में सार्वभौमिकता पांडित्यपूर्ण पद्धति से, अर्थात संबंधों में निहित मूल्यों के निर्वाह से है। तो ये जो सार्वभौमिकता की बात है, क्रिया में जो वैविध्यता है उससे सार्वभौमिकता स्थापित नहीं हो पाएगी, इसको बता रहे बाबा जी। और ये फिर उत्पादन और व्यवहार में ये कैसे सार्वभौमिकता स्थापित हो पाएगी? तो ये हम देख पाते हैं कि ये शिक्षा से हो पाएगा, जब निपुणता, कुशलता और पांडित्य जो है वो सभी को, मतलब सभी उसमें सामर्थ्यवान हो पाए। उसी अर्थ में ये बात आई है कि निपुणता कुशलता से उत्पादन क्रियाओं में सार्वभौमिकता है और पांडित्यपूर्ण पद्धति से व्यवहार में सार्वभौमिकता है। यही संस्कृति एवं सभ्यता में सार्वभौमिकता का आधार है, या यही सार्वभौमिकता है। तो इसी से संस्कृति सभ्यता में सार्वभौमिकता हो पाएगी। और बिना संस्कृति सभ्यता में सार्वभौमिकता हुए हम अखंड समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। सार्वभौमिकता ही विरोध की विजय है, विरोध की विजय ही सह अस्तित्व है। तो ये सार्वभौमिकता से ही विरोध का विजय होगा। जो
अभी विरोध है वो इसीलिए है कि संस्कृति सभ्यता में भेद है, वैविध्यता है। अमानवीयतावादी जीवन में सामान्य समाज व्यवस्था एवं शिक्षा समृद्धि पर्यंत विरोध का अभाव नहीं है ना। तो ये अभी अमानवीयतावादी में हम देखते हैं कि व्यवस्था और शिक्षा में विरोध का अभाव नहीं है। इकाई की क्षमता में जागृति पर्यंत विरोध का अभाव नहीं है। इकाई की क्षमता में जागृति ही गुणात्मक परिमार्जन है। तो विरोध का अभाव तब तक नहीं हो पाएगा जब तक गुणात्मक परिवर्तन पूर्ण ना हो जाए या जागृति ना हो जाए। प्रत्येक मानव इकाई की क्षमता ही आचरण में अभिव्यक्त होती है। अमानवीयता से मानवीयता, मानवीयता से अति मानवीय गुणात्मक परिवर्तन सिद्ध हुआ है। मानवीयता सहज क्रिया की पूर्णता होती है। फलतः संस्कृति एवं सभ्यता में निर्विषमता एवं सतर्कता सहित सजगता पूर्ण होती है। अति मानवीयता पूर्वक आचरण में पूर्णता होती है। फलतः सजगता प्रमाण सिद्ध होती है। ये पूरा जो आगे उन्होंने बताया है, तो पहले तो ये बता रहे कि क्षमता जो है वो जागृति में जो गुणात्मक परिमार्जन है वही इकाई की क्षमता है और वो आचरण में व्यक्त होती है। इसमें मानव में हम 3 स्थितियाँ देख पाते हैं, अमानवीयता, उससे मानवीयता और उससे अति मानवीयता। ये गुणात्मक परिवर्तन है। मानवीयता में क्रिया की पूर्णता होती है ना, और इससे संस्कृति सभ्यता में निर्विषमता, जो हमने पढ़ा था, निर्विषमता अर्थात ह्रास की ओर गति नहीं हो पाना है ना, और सतर्कता, तो सतर्कता और सजगता जो है वो मानवीयता में स्थापित हो जाती है। सतर्कता की बात अभी जिगर ने पहले ही अभी की थी। सतर्कता यानी क्रिया की पूर्णता है ना। सतर्कता की परिभाषा है तर्क संगत विधि से समाधान प्रमाण होना। और अति मानवीयता में आचरण पूर्णता होती है, वही सजगता है। सजगता की परिभाषा है प्रामाणिकता पूर्ण पद्धति से शिक्षा, संस्कार, राज्य व्यवस्था, संविधान व आचरण परंपरा। तो एक तरीके से परंपरा का स्थापित हो पाना है ना, यही सजगता प्रमाण होता है। बहुत बढ़िया। तो इसमें जो पूरी पूर्णता है, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता, इसी के अर्थ में पूरी बात आई। और ये कैसे हो सकती है, तो उसमें सार्वभौमिकता सिद्ध होने से, यानी वो शिक्षा में सार्वभौमिकता हो जाए। और इसके लिए शिक्षा में सार्वभौमिकता तभी हो पाती है जब हम सार्वभौमिक सिद्धांत को समझ पाते हैं। सार्वभौमिक सिद्धांत यानी कि जो क्रिया में वैविध्यता है उसका समापरण हो जाए। और ये जो समापरण है वो तभी हो पाएगा जब हम मानव की जो दर्शन क्षमता है उसमें वो उदय हो जाए, है ना। और वो जो किस किस गति में उदय होगा या किस दिशा में होगा, तो अमानवीय से मानवीय और मानवीय से अति मानवीय, यही पूर्णता की ओर दिशा है ना। ये समझ में आता है पूरे पैराग्राफ में। आखिरी जो पैराग्राफ है उसी को पढ़ के हम लोग इसको समाप्त कर रहे हैं। अपेक्षाकृत स्थितिवत्ता ही अनुमान का उदय है। अपेक्षाकृत अर्थात जो तुलनात्मक है, परस्परता में जो तुलना है ना, स्थितियों की, स्थितिवत्ता की, यही अनुमान का उदय है ना। जैसे अमानवीयता की स्थिति में जब मानवीयता की प्रस्ताव आता है तो उसमें उसी के प्रति एक अनुमान का उदय होता है, उसी की बात कर रहे हैं। यही अध्ययन हेतु की गई उत्सुकता है, यही अध्ययन के लिए प्राथमिक उत्सुकता का कारण बनती है, जो हम अपने साथ भी देख सकते हैं। उदय विहीन स्थिति में अध्ययन एवं अध्ययन सिद्धि नहीं है। यह उदय विहीन है ना, तो परस्परता में जो उत्थान है उसकी जो स्थिति नहीं है, तो उसमें अध्ययन और अध्ययन सिद्धि सिद्ध नहीं होती। फिर उदय को परिभाषित करें कि उदय ही कौतूहल है ना। कौतूहल है अर्थात जानने, मानने, पहचानने, उपयोगिता, उपादेयता एवं अनिवार्यता पूर्वक अनुभव करने की क्रिया की उत्कंठा है। ये जो उदय है या कौतूहल है, वो जिसको हम बोले जानना, मानना, पहचानना, है ना, उसकी संयुक्त रूप में उपयोगिता, उपादेयता एवं अनिवार्यता पूर्वक अनुभव करने की क्रिया जो है उसके प्रति उत्कंठा है ना, इसी को उदय कहा है। तीव्र इच्छा का उत्कर्ष ही उत्कंठा है। उत्कंठा को भी परिभाषित करें कि ये तीव्र इच्छा का उत्कर्ष है ना, जिसको हम आगे अनुभव दर्शन में पढ़ेंगे कि अब्रह्म जिज्ञासा है ना, वो तो बहुत आखिरी स्टेज है, इसको हम देखते हैं। पर उससे पहले जो तीव्र इच्छा है वही उसका उत्कर्ष होना ही उत्कंठा है। यही मानव जीवन में क्रियाकलापों का आधार है, यही सारे समस्त क्रियाकलापों का आधार है अध्ययन के लिए। अमानवीय क्रियाकलाप मानवीयतापूर्ण जीवन के कार्यक्रम में अवसानित होते हैं, अर्थात
जितने भी अमानवीय क्रियाकलाप है ये सारे मानवीयतापूर्ण जीवन में विलय हो जाते हैं, अवसानित होते हैं। मानव जीवन 4 आयाम 10 सोपानीय परिवार सभा व्यवस्था एवं मूल्यों के निर्वाह के रूप में द्रष्टव्य है ना। अगर हम मानव जीवन को देखने जाते हैं तो इतना ही है, चारों आयाम अनुभव, विचार, व्यवहार, व्यवसाय और 10 सोपानीय परिवार सभा जो व्यवस्था है उसी के अंदर या उसी में मूल्यों के निर्वाह है ना, जो भी स्थापित मूल्य मानव मूल्य उसके निर्वाह के रूप में द्रष्टव्य है, जो संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था का अध्ययन कार्यक्रम है। और इसका मूल कार्यक्रम जो है इसको बनाए रखने में वो इतना ही है कि संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था पूर्वक ये अक्षुण्ण बना रहे, इतना ही कार्यक्रम है। ये पूरी बात जो है वो आचरण पूर्णता, क्रिया पूर्णता के अर्थ में ही की गई है। यहाँ पे जो बात हो रही, कौतूहल तब तक भावी है जब तक मानव जीवन और सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व का पूर्ण विश्लेषण न हो जाए, है ना। साथ ही प्रकृति के विकास एवं जीवन जागृति में रहस्य न रह जाए। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे बाबा जी यही बोल रहे हैं कि कौतूहल तब तक रहेगा जब तक, आगे भी हमने ये पढ़ा था कि जब तक मानव जीवन और सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व जो है उसका पूर्ण विश्लेषण न हो जाए तब तक कौतूहल रहेगा ही। और साथ ही प्रकृति के विकास एवं जीवन जागृति में रहस्य न रह जाए, अर्थात ये जो विकास और जागृति में वैभव क्रम है ये अरहस्य हो जाए, यानी इसकी स्पष्टता हो जाए, इसमें कोई भ्रमित आकलन है वो न रह जाए, रहस्य विहीन या रहस्य मुक्ति हो जाए, इसी से कौतूहल है वो समाप्त हो जाए, है ना। आगे, यह चारों अवस्था प्रकृति की स्थिति, स्थितिवत्ता एवं उनके रूप, गुण, स्वभाव एवं धर्मवत्ता के आधार पर अरहस्यमय सिद्ध हुई है ना। और 10 सोपानी परिवार सभा व्यवस्था मानव की स्थितिवत्ता के विश्लेषण से प्रत्येक मानव की जीवन का कार्यक्रम स्पष्ट हो चुका है। तो ये सारा जो स्पष्ट हुआ है ना, पहले ये बता रहे हैं कि रहस्य न रह जाए, यही हमारी कामना है, नहीं तो कौतूहल रह जाएगा। तो कौतूहल का समाप्त तभी होगा जब अरहस्य हो जाए, यानी रहस्य समाप्त हो। और ये कैसे होगा, तो यह चारों अवस्था है ना, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था, प्रकृति की स्थिति है ना, स्थितिवत्ता एवं उनके रूप, गुण, स्वभाव, धर्मवत्ता है ना, चारों के जो रूप, गुण, स्वभाव, धर्म है उन्हीं के आधार पर अरहस्यमय सिद्धि हुई है। ये हमको अभी तक अध्ययन में प्रस्तावित हुआ है, उसके प्रति जितनी भी रहस्य था उसका सार्थक निराकरण किया गया है। और उसी के साथ जो जीने का कार्यक्रम है उसको 10 सोपानीय परिवार सभा व्यवस्था में प्रस्तावित किया गया है। यही मानव की स्थितिवत्ता, यानी मानव की स्थिति जो है ना, उसका विश्लेषण जो है इसी से किया गया है। यही मानव जीवन कार्यक्रम को स्पष्ट किया जा चुका है, यही जीवनी और जीवन कार्यक्रम की स्पष्टता है। तो ये जो क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता है ना, वैभव को हम उस रूप में देखते हैं जो इस अध्याय का शीर्ष भी था कि विकास व जागृति वैभव क्रम है। वैभव यानी कोई भी चीज़ का बना रहना, अक्षुण्णता रूप में बना रहना। तो जो प्रकृति का बना रहना उसको हम विकास क्रम के रूप में विकास में देखते हैं, और मानव का जो हम देख रहे हैं बना रहना वो क्रियापूर्णता और आचरण पूर्णता पूर्वक ही सिद्ध हो पाता है। यही मानव का वैभव क्रम है ना। तो इस पूरे अध्याय में उसी की बात हुई, विकास व जागृति ही वैभव क्रम है। इसी के साथ ये 2 अध्याय पूर्ण हुए। दोपहर में हम बाकी के 3 अध्याय 22, 23, 24 को पूरा करेंगे। कोई प्रश्न हो तो आप लिख देंगे, हम लोग प्रयास करेंगे उसको उत्तर देने का। आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद सभी को।